हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर फिजिक्स का चैप्टर 7 साउंड, इनका थोड़ा यहाँ पर रिवीजन करते हैं। और चूंकि ये रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर फास्ट चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर में ये चैप्टर को निपटा दें। और यहाँ पे जो रिवीजन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट बुक का PDF से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी खुद का PDF बना हुआ नहीं था। और अगर हम खुद बोर्ड में लिख के समझाते या फिर लैपटॉप में लिख के समझाते तो और भी ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट बुक का PDF से ही रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। और चूँकि बुक वगैरह जो होता है वो हर एक के पास अवेलेबल होता है, तो आपको भी दोबारा रिवीजन करने में आसानी होगा अगर आप एक बार यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं तो। बड़े हाल चलो यहाँ पर बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 7 साउंड। इस चैप्टर में देखो 3 सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इक्वोज दे रखा है, इनको थोड़ा देखना है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स या फिर इक्वोज को समझने से पहले आपको थोड़ा साउंड के बारे में जानकारी होना चाहिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, या फिर साउंड वेव जो बनता है उनमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड किनको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ हो जाता है, वेवलेंथ क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th का ही आपके बुक में भी स्टार्ट करा हुआ है, वही का रेफरेंस लेके स्टार्ट करा हुआ है, तो हम भी वही से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो बॉडी वाइब्रेट करने की वजह से जो सराउंडिंग मीडियम वगैरह होता है, सराउंडिंग मीडियम का पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करता है। सराउंडिंग मीडियम का पार्टिकल्स वाइब्रेट करने की वजह से जो आवाज़ें वगैरह होता है वो हमारे कानों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से किसी भी आवाज़ को हम सुन पाते हैं। तो किसी भी साउंड को अगर सुनना है तो साउंड को सुनने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। किसी भी साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोपोगेट का मतलब होता है चलना, किसी भी साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है। मान लो बीच में कुछ भी नहीं है, एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, तो उस केस में भले ही बॉडी वाइब्रेट क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आवाज़ें आपकी कानों तक नहीं पहुंचने वाला है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। पहले तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करने की वजह से जो सराउंडिंग मीडियम होता है उनका पार्टिकल से भी वाइब्रेट करता है, और जिनकी वजह से कि हम किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। अब अगर सराउंडिंग मीडियम है ही नहीं, तो सराउंडिंग मीडियम नहीं होगा तो भले ही बॉडी वाइब्रेट क्यों ना कर रहा हो, उनकी आवाज़ें हमारे कानों तक पहुँचेगा ही नहीं, तो हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो याद रखना कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का आवश्यकता पड़ता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कोई मेटल वगैरह भी हो सकता है, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, समझे कि नहीं। तो याद रखना है कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ता है। साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को अल्ट्रासोनिक बोल देते हैं, एक को इंफ्रासोनिक बोल देते हैं, और एक को रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी बोल देते हैं। देखो तीनों को अलग अलग तरीके से समझना होगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, समझे कि नहीं। देखो सबसे पहले ये याद रखना कि अगर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड है तो इनको बोल देते हैं रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, यानी कि हम लोग इसी बीच वाले फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं, और इसी को ऑडिबिलिटी बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी उसको बोल देते हैं। तो ये आपका ऑडिबल रेंज हो गया। दूसरा हो जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक क्या हो जाएगा, तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, एबव द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एबव 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। और तीसरा हो जाता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक किसको बोलते हैं, वाइल द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बेलो 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। कोई भी साउंड 20 हर्ट्ज से अगर नीचे है तो वो इंफ्रासोनिक में चला जाएगा। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो वो अल्ट्रासोनिक में हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच वाला फ्रीक्वेंसी का अगर कोई साउंड है तो वो ऑडिबल रेंज होगा, यानी कि रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी बोल देते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। तो यहाँ पर साउंड को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब थोड़ा यहाँ पे समझना है एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड किनको कहते हैं, टाइम पीरियड किनको कहते हैं, इनको अगर समझना है तो थोड़ा यहाँ पर एक वेव को बनाना होगा। देखो हम यहाँ पर एक वेव बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक वेव हो गया, ठीक है। देखो ये वाला आपका मीन पोजीशन हो गया, ये वाला क्या हो गया, मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, तो मीन पोजीशन बोल देते हैं। इधर एक्स कर दिए और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर वाई हो जाएगा। तो ये जो बीच में ये डॉट डॉट लाइन है ना, इनको क्या बोलते हैं, तो मीन पोजीशन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपका ये वाला डिस्टेंस हो जाता है, इनको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तो वो एम्पलीट्यूड हो जाता है। यहाँ पर ये वाला एम्पलीट्यूड है, नीचे भी ले सकते हैं,
ये भी एम्पलीट्यूड ही है। ये वाला फिर से लेंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इनको बोल देते हैं। क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइड में, उनको ही क्या बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इनको ए से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है। देखो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, तो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, उनको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि वन वाइब्रेशन किसको बोलेंगे, वन वाइब्रेशन किसको बोलेंगे। देखो यहाँ पे समझना, मान लो कि यहाँ से वेव चलना स्टार्ट करा इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ तक आया, देखो हाफ सर्किल बनाया, ठीक है। अगर पूरे सर्किल कंप्लीट करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गया हुआ है, थोड़ा इनको अगर मोड़ेंगे ना तो इस प्रकार से ऐसे करके देखो तो करो तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल यहाँ तक बनाएगा, पूरा कंप्लीट सर्किल बनाएगा। यानी कि वेव इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने को ही क्या बोलते हैं, वन वाइब्रेशन बोलते हैं, वन कंप्लीट वाइब्रेशन। अब इस पॉइंट से इनको ए बोल देते हैं और इनको बी बोल देते हैं। तो ए से बी तक जाने में जो भी समय लगा इसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसी को वन वाइब्रेशन भी बोलते हैं, याद रखना है, समझे कि नहीं। एक पूरा कंप्लीट सर्किल बनना चाहिए, उसी को वन वाइब्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला वेव जो था ऐसे करके आगे बढ़ गया था, ऐसे करके आगे बढ़ गया था। हम यहाँ पे बस समझाने के लिए इसको यहाँ पे मोड़ दिए हैं, और मोड़ के जब इस पॉइंट पे पूरा आएंगे ना तो ये वाला बी पॉइंट को अगर यहाँ पे ए पे लेके आएंगे तो पूरा कंप्लीट सर्किल यहाँ पे बन जाता, समझे कि नहीं। तो वन वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, वन वाइब्रेशन का मतलब ये हो गया कि वो जो वेव है उनको अगर मोड़ेंगे तो कंप्लीट सर्किल बनना चाहिए, उसी को वन वाइब्रेशन बोल देते हैं। चलिए टाइम पीरियड क्या हो जाता है, तो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो भी समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पे टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। अगला फ्रीक्वेंसी हो जाता है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, तो एक सेकेंड में टोटल कितना वाइब्रेशन कर पाता है, एक सेकेंड में टोटल कितना वाइब्रेशन कर पाता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये नंबर है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में मीडियम पार्टिकल्स कितना वाइब्रेशन कर पा रहा है तो वो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। मान लो एक सेकेंड में 5 वाइब्रेशन कर पा रहा है तो फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगा। एक सेकेंड में 10 वाइब्रेशन कर पा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगा। तो ये एक नंबर है। और यहाँ पर एक वाइब्रेशन तो आपको बताया ही थे कि ए से लेकर बी तक क्या हो जाएगा, 1 वाइब्रेशन हो जाएगा। फिर इनको अगर आगे करेंगे तो बी से अगर यहाँ पे सी दे देंगे तो बी से लेकर सी तक दूसरा वाइब्रेशन हो गया। यानी कि सी तक अगर देखेंगे, सी तक मान लो कि कोई वेव है वो एक सेकेंड में ए से कहाँ तक पहुँच पा रहा है, सी तक पहुँच पा रहा है। यानी कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इस केस में कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो फ्रीक्वेंसी किसको बोल देते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में टोटल कितना वाइब्रेशन कर पा रहा है उसी को क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में वो जो मीडियम पार्टिकल्स है वो कितना सर्कल बना पा रहा है। क्योंकि एक सर्कल को ही तो एक वाइब्रेशन बोल रहे थे, तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जितना सर्कल बना पाएगा उतना ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 10 बना रहा है तो 10 हो गया फ्रीक्वेंसी। अगर 20 वाइब्रेशन कर रहा है तो 20 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक सेकेंड में ही देखना है। चलिए अगला क्या हो जाता है, वेवलेंथ हो जाता है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे देखना होगा और हम थोड़ा इनको हटाते हैं ये सब। देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला और इधर से ये वाला दूरी को ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये वाला दूरी को ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, समझे कि नहीं। ऊपर वाला जो होता है तो क्रस्ट बोलते हैं, CREST बोलते हैं क्रस्ट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, TROUGH। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। यानी कि 2 क्रस्ट के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर अगर इधर देखेंगे तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाता है, TROUGH। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 2 ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो वेवलेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है कोई वेव, उसको ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वहाँ पे फिगर में भी आपको समझा दिए कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं। 2 क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। अगला हो जाता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेव का जो भी वेलोसिटी है उनको ही वेव वेलोसिटी बोल देंगे। लेकिन अगर इनको डिफाइन करेंगे तो कैसे करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि वेव वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ना। यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है मीटर में लेना है, समझे कि नहीं।
तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है 1 सेकंड में उसे क्या बोल दिए, वेव वेलोसिटी बोल दिए। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है। थोड़ा ये वाला रिलेशन को अगर समझना है या फिर याद रखना है तो आप इनको किस प्रकार से याद रखेंगे वो हम बता देते हैं। देखो वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या संबंध है, अगर इनको याद रखना है तो फिजिक्स का एक बेसिक फार्मूला सिर्फ आप याद रखो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ ही लेते हैं हम लोग। वेव का यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो वेव के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, यानी वेव का लंबाई को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस की जगह में वेवलेंथ लिख दो, यानी कि लैम्डा लिख दो बराबर। यहाँ पर स्पीड है तो वेव का वेलोसिटी यहाँ पर लेंगे, वेव का वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर v लिख दो, अब गुना t। t की जगह में क्या लेना है तो टाइम पीरियड लेना है, यानी कि कैपिटल T लेना है, यानी कि लैम्डा बराबर क्या हो गया तो v गुना t हो गया। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा यहाँ पर याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है, ये एक याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है 1/t होता है। एक कम करो, यहाँ से t बराबर क्या लिख सकते हैं तो 1/f लिख सकते हैं। यहाँ पे t की जगह में पुट करो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर देखो क्या हो जाएगा v गुना 1/f हो जाएगा। समझे कि नहीं, f को इधर लेके आओ तो लैम्डा इंटू एफ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ बराबर v, यानी कि v बराबर क्या हो गया तो v बराबर f लैम्डा। देखो ये वाला रिलेशन आ गया। और कहाँ से ये वाला रिलेशन आया ये भी आपको बता दिए, कहाँ से ये वाला रिलेशन आया अगर वो आपको याद रहता है तो अगर आप ये वाला रिलेशन भूल भी जाते हैं तो आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए दो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया कि v बराबर क्या हो जाता है f लैम्डा, और दूसरा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। तो ये आपको एक याद यहाँ पर रखना है। देखो आगे यहाँ पर जानना है कि वेव कितने प्रकार के होते हैं, तो वेव 2 प्रकार का होता है। एक को बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरे को बोल देते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये हो गया कि जब कोई मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने की वजह से वो मीडियम पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, तब जाके उस वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो यहाँ पे मान लो कोई वेव क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई वेव चल रहा है और यहाँ पर क्या है तो कोई मीडियम पार्टिकल से, चलो एक ही अभी यहाँ पर लिए हुए, ये वाला एयर है, तो ये एयर इसी डायरेक्शन में आगे पीछे करना चाहिए। एक बार आगे जाएगा फिर क्या होगा तो ये पीछे की तरफ आएगा, इस प्रकार से उतना ही पीछे आएगा जितना आगे गया था, फिर ये वापस इसी प्रकार से ऐसे जाएगा, यानी कि आगे पीछे, एक बार आगे दूसरी बार पीछे, इस प्रकार से आगे पीछे करते रहेगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है। यहाँ पर आगे क्या हो रहा था, वेव चल रहा था, तो ये मीडियम पार्टिकल से यहाँ पर जो एयर लिए थे ये भी आगे पीछे इसी डायरेक्शन में चलते रहेगा, तब जाके वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। समझे कि नहीं। अब देखो अगर वेव आगे पीछे उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, तो यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। क्या बनता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किनको बोलते हैं, तो कंप्रेशन का मतलब ये हो जाता है ना कि पार्टिकल से क्लोज होना। जैसे देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं थोड़ा एयर मीडियम मान के चलो, यहाँ पर देखो ये पार्टिकल्स तीनों क्लोज है, यहाँ पर देखो दूर दूर कर देते हैं, थोड़ा क्या कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं, एक दूसरे से दूर कर देते हैं। समझे कि नहीं, एक दूसरे से क्या कर दिए, दूर दूर कर दिए, फिर थोड़ा इधर क्लोज कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है क्लोज होना। यहाँ पर देखो ये वाला, तो ये तीनों पार्टिकल्स यहाँ पर देखो इतना सारा जो पार्टिकल है, यहाँ पे 3 जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर क्या बन रहा है, तीनों क्लोज है, यानी कि कंप्रेशन बन रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल से क्लोज हो जाना। और रेयरफेक्शन का मतलब क्या होता है, दूर दूर हो जाना। देखो यहाँ पर ये तीनों कॉलम को देखो, यहाँ पर तीनों कॉलम एक दूसरे से दूर है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, तो रेयरफेक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, रेयरफेक्शन बन रहा है। तो जब मीडियम पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में आगे पीछे होता है तो कंप्रेशन बनता है और रेयरफेक्शन बनता है। क्योंकि देखो जब आगे जाएगा ना तो तीनों पार्टिकल से आगे गया, तीनों पार्टिकल से आगे गया। ठीक है, देखो इस वाले जो ये वाला जो आपका कॉलम है इनके क्लोज हो जाएगा, फिर एक ही साथ पीछे भी आ रहा है, तो एक बार क्या हो रहा है ना, कंप्रेशन बन रहा है, यानी कि सारे पार्टिकल से बहुत क्लोज आ रहा है। तो जब सारे पार्टिकल से बहुत क्लोज आ रहा है उसी को तो कंप्रेशन बोल रहे हैं। जब एक बार पीछे की तरफ आया, समझे कि नहीं, मतलब आगे पीछे होते रहेगा, तो एक बार क्या बन रहा है, क्लोज आ रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, पार्टिकल से दूर दूर जा रहा है, इस प्रकार से। तो जब पार्टिकल से काफ़ी क्लोज होता है उन्हीं को कंप्रेशन बोलते हैं, और जब पार्टिकल से दूर दूर होता है ना इसको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो मीडियम पार्टिकल्स होता है वो मीडियम पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, जिनकी वजह से क्या बनता है, तो कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हो जाना, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। और क्या बनता है, तो रेयरफेक्शन बनता है, यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाता है, तो इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं। जैसे कि साउंड वेव, साउंड वेव जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है, ये आपको याद रखना है। देखो आगे हो जाता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं, तो जब मीडियम पार्टिकल्स वेव के फ्लो के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा तब जाके उस वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे समझो, मान लो कि वेव इस डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रहा है और यहाँ पर एक पार्टिकल्स ले लिए मीडियम पार्टिकल्स। अब ये वाला मीडियम पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं करेगा, मीडियम पार्टिकल्स को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करना है, नॉर्मल वेव के फ्लो का नॉर्मल वाइब्रेट करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में आगे पीछे होना है, इस डायरेक्शन में आगे पीछे होना है, यानी ऊपर नीचे यहाँ पर इस तरह से करेगा। तो ये जो पार्टिकल्स है ये वाला, ये पार्टिकल्स जो है वो क्या करेगा, ऊपर नीचे। क्योंकि देखो वेव यहाँ पर किधर जा रहा है, तो वेव आपका इस डायरेक्शन में है, और ये एक्स अगर मान ले तो इधर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कि अगर वेव एक्स की तरफ चल रहा है तो पार्टिकल्स को वाई एक्सिस में ऊपर नीचे होना है, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे होना है, तब जाके यहाँ पे जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल वाइब्रेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर वेव पार्टिकल्स नॉर्मली वाइब्रेट कर रहा है, किससे, नॉर्मली वाइब्रेट कर रहा है किससे, तो वेव के फ्लो का, वेव के डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उससे नॉर्मली वाइब्रेट कर रहा है मीडियम पार्टिकल्स, तब जाके वेव को क्या बोलेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। इनका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप क्या करना, किसी नदी के किनारे में जाना और एक बड़ा सा पत्थर उठा के ना नदी में फेंक देना, तो वहाँ पर रिपल्स बनता है। जब उस रिपल को आप देखोगे ना तो वो आपको रिपल से ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा, जो वेव बनेगा वाटर में वो ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मीडियम पार्टिकल से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और वेव आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उस टाइम में। तो वहाँ पर जो वाटर का पार्टिकल्स होता है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, नॉर्मल वाइब्रेट करता है, समझे कि नहीं। वो एक बढ़िया एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का, रिपल वाला केस। आगे दे रखा है स्पीड v ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए गैसियस मीडियम ऑफ डेंसिटी d एट ए प्रेशर p। देखो v बराबर क्या दिया हुआ है, तो अंडर रूट गामा p बाय डी। यहाँ पर p वो प्रेशर हो जाता है, एयर प्रेशर, और d क्या है तो डेंसिटी है, और गामा क्या है तो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट है। देखो ये फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, तो इस पर दिमाग मत लगाओ, आपका साउंड चैप्टर में कहीं पे यूज नहीं होने वाला है। वैसे भी ये क्लास 9th में डेरिवेशन वगैरह भी इनका होता है, समझे कि नहीं। तो ये फार्मूला कहीं पे फिलहाल यूज वगैरह नहीं होने वाला है, तो इनको याद ना भी रखो तो चलेगा, याद रख लो तो ठीक है। यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह वैसे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ पढ़ना नहीं है यहाँ पर। और अगर देखें तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। अगर टेंशन टी है किसी स्ट्रिंग में और पर यूनिट मास यहाँ पर m दे रखा है, तो b बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट टी बाई एम। देखो ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आगे अगर यहाँ पे देखें तो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, ये थोड़ा ज़रूरी वाला चीज़ होता है, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और एग्जाम्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ना भी बने, समझे कि नहीं, क्योंकि ये भी क्लास 9th में ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन चलो ठीक है, एक तरफ देखो लाइट वेव्स दे रखा है, दूसरा तरफ साउंड वेव दे रखा है। देखो लाइट वेव्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है, वही साउंड वेव देखे तो ये मैकेनिकल वेव होता है। जो लाइट वेव होता है वो ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में, लेकिन जो साउंड वेव होता है ना वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, उनको एक मीडियम का जरूरत पड़ता है। तो दे रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि लाइट वेव जो होता है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन जो साउंड वेव होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। स्पीड जो होता है वो लाइट वेव का कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वह स्पीड ऑफ साउंड एयर में अगर देखें तो कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है। कहीं पे देखो 340 मीटर पर सेकंड लेते हैं, समझे कि नहीं। आगे याद रखना कि जो लाइट वेव से होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। अभी बताए ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे, जब वेव पार्टिकल्स वेव के फ्लो का परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, उनको ही ना ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो जो लाइट वेव्स होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और दूसरी तरफ जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। यानी कि जब साउंड वेव चलेगा तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनेगा, क्योंकि साउंड वेव के केस में क्या देखे थे कि मीडियम पार्टिकल्स जो होता है वह वेव के फ्लो के डायरेक्शन में ही आगे पीछे करता है, जिनकी वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनता है। तो साउंड वेव का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखो आगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जानना है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव किसको बोल देते हैं, तो जैसे लाइट के केस में हम लोगों ने पढ़ा है
कि कोई लाइट रे है वो किसी सरफेस से इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है, और टकराने के बाद जब वापस वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव हो जाता है कि जब कोई साउंड वेव है और वो किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। द रिटर्न ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस बैक इन द सेम मीडियम, यानी कि कोई साउंड वेव है और वो किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस हो जाना चाहिए उसी मीडियम में, और इसी को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोल देते हैं। जैसे कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन का 2 लॉ पड़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो उसी प्रकार से यहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का भी 2 लॉ हो जाएगा। पहला क्या है, तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ये आपका पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या हो जाएगा, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये दूसरा लॉ वहाँ भी पड़ा था और इनके लिए भी वही दूसरा लॉ हो जाएगा। तो समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या हो जाता है, तो रिटर्न ऑफ साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस लौट जाना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बोलते हैं। और यहाँ भी 2 लॉ होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, और दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये दोनों लॉ यहाँ भी ओबाय करेगा। देखो आगे यहाँ पर इक्को दे रखा है, इक्को क्या हो जाता है, तो साउंड हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्स्टेकल सच एज क्लिफ, हिल साइड या फिर वॉल, बिल्डिंग, एज ऑफ फॉरेस्ट आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड एन इक्को। देखो समझ में कुछ नहीं आया होगा, ऐसे समझो। जैसे मान लो ना कि आप कभी पर्वत वगैरह के पे अगर गए होंगे तो आपने कुछ बोला, तो एक तो आपका ओरिजिनल साउंड सुनाई दिया, लेकिन कुछ सेकेंड के बाद दूसरा साउंड आप ही का सुनाई देगा। वो जो दूसरा साउंड आप ही का सुनाई दे रहा है ना, वही तो इक्को है। यानी कि वो जो दूसरा साउंड आपको सुनाई दे रहा है वो किन की वजह से दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से दे रहा है। आपने जो कुछ बोला वो ट्रेवल किया, आगे में कुछ हिल वगैरह आया, ठीक है, उनसे टकराया, और टकराने के बाद वो वापस आपके कानों तक आवाज़ पहुंचा, तो वहाँ पर आपको 2 साउंड सुनाई देगा। एक तो आपका ओरिजिनल साउंड जो है तो वो तो सुनाई देगा ही, और दूसरा जो साउंड सुनाई दे रहा है, वो जो दूसरा साउंड सुनाई दे रहा है ना, वही इक्को है। वो दूसरा साउंड क्यों सुनाई दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से। किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, आगे में दीवार हो जाए, दीवार से रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर हिल वगैरह है तो उनसे रिफ्लेक्शन हो सकता है, कोई बिल्डिंग वगैरह है तो उनसे रिफ्लेक्शन हो सकता है। यानी कि ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा साउंड सुनाई दे रहा है उसी को क्या बोलते हैं, इक्को बोलते हैं। तो द साउंड हियर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एन इक्को। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखना है कि इक्को तभी बोलेंगे जब आपको 2 साउंड सुनाई देना चाहिए। एक तो आपका ओरिजिनल साउंड जो कि जब आपने बोला उसी टाइम सुनाई दिया, और दूसरा जो कि इक्को बन रहा है जिसको हम लोग इक्को बोल रहे हैं, तो वो आपके ओरिजिनल साउंड के कुछ सेकेंड के बाद सुनाई देना चाहिए। अगर आपके ओरिजिनल साउंड के साथ ही सुनाई देता है तो फिर वो इक्को नहीं होगा, तब तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है साउंड, उनको ना इक्को बोल रहे हैं। अगर आपका ओरिजिनल साउंड ही सिर्फ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया ना कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है किसी से रिफ्लेक्शन होकर आपके कानों तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन होकर आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचेगा तो उनको इक्को नहीं बोलने वाले। तो आपके ओरिजिनल साउंड के कुछ समय बाद जो दूसरा साउंड रिफ्लेक्शन होने के बाद जो आपको सुनाई देगा, वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसी को क्या बोल रहे हैं, तो इक्को बोलते हैं। चलिए इक्को समझ में आना चाहिए, समझे कि नहीं। चलिए आगे यहाँ पर कंडीशन फॉर हियरिंग एन इक्को, किसी भी इक्को को सुनने के क्या कंडीशन वगैरह है थोड़ा ये देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो अगर हम लोग घर वगैरह में कुछ बोलते हैं या फिर हर एक जगह जो होता है वो इक्को आपको सुनाई नहीं देने वाला है। यानी कि आपने जो बोला वो दूसरा साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो होगा वो हर एक जगह सुनाई नहीं देगा। तो क्यों सुनाई नहीं देता है, तो वही यहाँ पर कंडीशन थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसी भी इक्को को सुनने के क्या कंडीशन वगैरह होता है। देखो एक चीज़ समझो क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन याद रखना कि अगर इक्को सुनना है तो वो जो दूसरा साउंड है वो आपको 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देना चाहिए। कितना सेकेंड के बाद, आपके बोलने के 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देना चाहिए। ये पहला कंडीशन हो गया। अगर आपके बोलने के 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो इक्को है। क्योंकि ओरिजिनल साउंड के बाद सुनाई दे रहा है तभी तो 0.1 सेकेंड लिए हुए हैं, ठीक है। ये तो टाइम में कंडीशन हो गया। अगर डिस्टेंस में कंडीशन देखेंगे तो कितना दूरी पे, क्योंकि देखो आपका साउंड रिफ्लेक्ट होना है, आपका साउंड क्या होना है, रिफ्लेक्ट होना है।
तो इक्को बनने के लिए जहाँ से आपका साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे कितना दूरी पे आप रहोगे जो कि इक्को आपको सुनाई देगा। अगर मान लो कि कोई रिफ्लेक्टर है ही नहीं, कोई आगे में हिल वगैरह कुछ बिल्डिंग वगैरह है ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट फिर कहाँ से होगा। तो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और आप जहाँ पे है तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा देखना होगा कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो यहाँ पे देखो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पे चलो मान लेते हैं कोई हील वगैरह है, यही से रिफ्लेक्टेड होके आपको सुनाई दे रहा है। तो देखो यहाँ से साउंड वेव जाएगा इस प्रकार से, यहाँ टकराया और यहाँ से टकराने के बाद वापस कहाँ होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से होगा। देखो कितना सेकंड के बाद मिनिमम सुनाई देना चाहिए, तो मिनिमम 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देना चाहिए, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, तो 0.1 सेकंड हो गया। ठीक है, ये साउंड वेव एयर में मान लो ट्रेवल कर रहा है, समझे कि नहीं। तो एयर में स्पीड कितना होता है, साउंड का स्पीड कितना होता है, देखो कहीं पे 330 लेके चलते हैं, कहीं पे 340 लेके चलते हैं। आपके बुक में यहाँ पर देखें तो 340 मीटर पर सेकंड लिया हुआ है, यहाँ पर देखें तो कितना लिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकंड लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी हम भी कितना ले लेते हैं, 340 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा अगर हमें इक्को सुनना है तो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो इधर से जाने में, चलो इनको बी पॉइंट बोल देते हैं। तो इधर से साउंड वेव गया, ए से बी तक गया, ठीक है, यानी कि बोल दो कुछ डी डिस्टेंस कवर करा। बी से फिर वापस ए तक आना है ना, तो फिर से डी डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 2D कवर कर रहा है। कितना, 2D कवर कर रहा है। ठीक है, बताओ फिजिक्स में डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुना टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। अब यहाँ पर अगर आपको इक्को सुनाई देना है, अगर आपको इक्को सुनाई देना है तो आपके वेव को 2D डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। देखो डिस्टेंस की जगह में यहाँ पर क्या रख देंगे, 2D रख देंगे, बराबर स्पीड जो भी वेव कर रहे हैं तो वही स्पीड रहने वाला है। चलो स्पीड को ऐसे ही रख दो और टाइम को क्या रख दो, T रख दो। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्पीड गुना टाइम बाय क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम बाय 2। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या निकालना है, ये तो डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना ले लो, 340 गुना कितना सेकंड के बाद मिनिमम सुनाई देना चाहिए, तो 0.1 सेकंड के बाद, यानी कि यहाँ पर 0.1 ले लेंगे और बाय क्या कर देंगे, तो बाय 2 कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखो ये डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे 0 हो गया, 0 कट गया, 2 से देखो ये पूरा 34 17 बार में चला जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। कहाँ से, तो इस ए पॉइंट से लेकर कहाँ तक, तो बी पॉइंट तक, तभी आपको इक्को सुनाई देने वाला है, तभी जाके आपको 0.1 सेकंड के बाद साउंड सुनाई देगा। अगर 17 मीटर से कम दूरी हुआ तो इक्को आपको सुनाई नहीं देने वाला, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम कितना दूरी चाहिए अगर इक्को सुनना है, तो मिनिमम 17 मीटर का दूरी चाहिए अगर किसी इक्को को सुनना है तो। और डिस्टेंस निकालने का देखो यहाँ पे फार्मूला आ गया कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पीड गुना टाइम बाय 2। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, तो स्पीड गुना टाइम बाय 2। ये कौन सा डिस्टेंस है, तो ये कौन सा डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी याद रखना कि जहाँ से आप बोल रहे हो और जहाँ से जाके टकरा रहा है उनके बीच का डिस्टेंस है। यानी कि ऑब्जर्वर जो हम बोल रहे हैं ना वो ऑब्जर्वर होता है, और ऑब्स्टेकल जिससे टकरा रहा है वो क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है। यानी कि ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस d निकालना है, क्या बोले, ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल्स के बीच में डिस्टेंस d निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाता है, स्पीड गुना टाइम बाय 2 हो जाता है। यहाँ से देखो टाइम भी निकाल सकते हो, अगर हमें टाइम निकालना पड़ गया तो 2D कर दो इधर, 2D और बाय क्या हो जाएगा, s को इधर कर दो, यानी कि यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं 2D बाय s करके। समझे कि नहीं। भले ही हम लोगों ने फिजिक्स में पीछे पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर जो इक्को के केस में डिस्टेंस अगर निकालना हो ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल्स के बीच में, तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, BT/2 होता है। चलिए ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या देखे, तो 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि कम से कम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल्स के बीच में। समझे कि नहीं। वही ये एयर में देखें ये 17 मीटर, अगर वाटर में देखेंगे ना, कोई समुद्र वगैरह में जाता है,
वहाँ पे अगर वो इक्को सुनना चाहता है तो चूँकि समुद्र में जो स्पीड होता है वो 1400 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। समुद्र में कितना हो जाता है? 1400 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाता है साउंड वेव का। तो वहाँ पर 70 मीटर का दूरी होना चाहिए कम से कम। कितना मीटर का दूरी? 70 मीटर का दूरी होना चाहिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल्स के बीच में, तभी जाके आपको साउंड वेव सुनाई देने वाला है। यहाँ से आप खुद भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम बाय 2 करके। स्पीड कितना लेना? 1400 मीटर लेना, और गुना टाइम कितना लेना है? तो यही 0.1 सेकेंड। क्योंकि 0.1 सेकेंड वो फिक्स है टाइम की, 0.1 सेकेंड के अंतर में साउंड सुनाई देना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस मीडियम के हिसाब से घट बढ़ सकता है। एयर में है तो 17 मीटर चाहिए, वाटर में है तो यहाँ पर देखो 70 मीटर चाहिए। समझे कि नहीं? चलो आगे यहाँ पर एक और कंडीशन याद रखना है। 2 कंडीशन हो गया ऊपर में। तीसरा कंडीशन कहता है कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। ये तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन कहता है ना कि जो भी साउंड वेव्स का वेवलेंथ है, जो भी साउंड वेव्स का वेवलेंथ है, मान लो कि ये साउंड वेव है, तो वेवलेंथ ये वाला दूरी को ना बोल रहे थे, तो जो भी साउंड वेव का वेवलेंथ है उनसे बड़ा होना चाहिए साइज किनका? रिफ्लेक्टर का। जिससे रिफ्लेक्ट होगा ना उनका साइज साउंड वेव का वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टर का साइज साउंड वेव का वेवलेंथ से छोटा हो जाता है तो इस केस में इक्को बनने वाला ही नहीं है, आपको साउंड सुनाई देने वाला ही नहीं दूसरा। तो ये तीसरा कंडीशन हो जाता है कि रिफ्लेक्टर का साइज क्या होना चाहिए? तो साउंड वेव का वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए। चौथा कंडीशन यहाँ पे भले तीसरा पॉइंट दे रखा है लेकिन चौथा कंडीशन ये, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रखा था 0.1 सेकेंड के बाद, तो पहला हम 0.1 सेकेंड टाइम लेके चले हैं, तो वो हम पहला कंडीशन आपको बताए थे। चौथा क्या हो जाना चाहिए? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ठीक ठाक होना चाहिए कि कोई भी साउंड आपसे अगर स्टार्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके कानों तक पहुंचना भी तो चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब आपकी आवाज़ों में ठीक ठाक दम होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए ठीक ठाक। अगर आपके साउंड में कुछ एनर्जी ही नहीं है, मान लो कि आपने कुछ बोला भी, तो भले ही वो आपसे लेकर ऑब्स्टेकल तक गया और वापस जब आ रहा है ना तो बीच में ही खत्म हो गया एनर्जी, तो आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपके साउंड में ठीक ठाक इंटेंसिटी होना चाहिए। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके आपको इक्को सुनाई देने वाला है। तो ये आपका चौथा कंडीशन हो गया। देखो आगे यहाँ पर यूजेज ऑफ इक्को जानना है। इक्को का प्रयोग साउंड रेंजिंग में किया जाता है या फिर इक्को डेप्थ में किया जाता है। देखो साउंड रेंजिंग क्या होता है, इक्को डेप्थ क्या होता है, इनको भी आगे बताएंगे। और साउंड रेंजिंग या फिर इक्को डेप्थ में जो साउंड का प्रयोग करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव किसको बोलते हैं? तो अल्ट्रासोनिक उस वेव को बोलते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? तो एबव 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। अब देखो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करने के पीछे 3 रीजन है। कितना रीजन है? 3 रीजन है। पहला कहता है ना कि दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू ए लॉन्गर डिस्टेंस। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है ये बहुत लंबा दूरी तक बिना डेविएशन का ही ट्रेवल कर सकता है। पहला तो ये रीजन हो जाता है। दूसरा क्या कहता है? दे कैन बी कॉन्फाइंड टू ए नैरो बीम, ये दूसरा रीजन हो जाता है। और तीसरा क्या कहता है? दे आर नॉट इजिली एब्जॉर्ब इन ए मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम में ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये तीसरा रीजन हो जाता है अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करने के पीछे। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का ही प्रयोग किया जाता है साउंड रेंजिंग में या फिर इक्को डेप्थ में। देखो यहाँ पे 2 रीजन याद रखना। पहला क्या याद रखना कि दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा दूरी तक बिना डेविएशन की ट्रेवल कर सकता है। और दूसरा ये याद रख लेना कि दे आर नॉट इजिली एब्जॉर्ब इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता। ये 2 रीजन इनका याद रख लेना। चलो आगे यहाँ पर देखें तो जैसे कि अभी हम लोग साउंड रेंजिंग वगैरह देखें या फिर इक्को डेप्थ देखें, ठीक है। इक्कोज का प्रयोग जैसे बैट वगैरह भी करता है, बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया या फिर फिशरमैन हो गया, ये तीनों इक्को का प्रयोग करता है। कैसे करता है थोड़ा उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बैट्स का देखते हैं। जो चमगादड़ वगैरह होता है तो आपको पता होना चाहिए कि चमगादड़ वगैरह को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ जो चमगादड़ का जो चलने का स्पीड होता है, जो फ्लाई करने का स्पीड होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। किससे कम होता है? तो स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कि साउंड का जो स्पीड है वो बहुत स्पीड से ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू बैट्स का स्पीड। बैट का चमगादड़ का जो स्पीड होता है वो बहुत कम होता है स्पीड ऑफ साउंड के कंपेरिजन में। अब यहाँ पे देखो, जब बैट्स साउंड को प्रोड्यूस करेगा, कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस करा वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा।
वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आगे में कुछ ऑब्स्टेकल आएगा तो ऑब्स्टेकल्स जैसे ही आया ना, तो वो साउंड जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो वापस रिटर्न होगा, और रिटर्न होने के बाद क्या होगा, बैट को सुनाई देगा। तो बैट को इससे पता चल जाता है ना कि आगे में ऑब्स्टेकल है, यानी कि हमें रास्ता को मोड़ना है। ये अपना रास्ता को मोड़ लेता है। तो इस प्रकार से जो बैट होता है ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके इक्को को सुनता है और अपना रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का पता लगा लेता है, और बैट से इजीली तरीके से फ्लाई कर जाता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर बैट्स जो ऑब्स्टेकल्स का पता लगा रहा है साउंड वेव का प्रयोग करके, इसी को क्या बोलते हैं, साउंड रेंजिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, साउंड रेंजिंग बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग ऑब्स्टेकल्स के पता लगाता है साउंड वेव का प्रयोग करके, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साउंड रेंजिंग बोलते हैं। दूसरा अगर डॉल्फिन का देखें तो डॉल्फिन क्या हो जाता है, डॉल्फिन भी कुछ इसी प्रकार से करता है। अगर डॉल्फिन के आगे में कुछ इनेमी वगैरह होता है, डॉल्फिन भी साउंड को प्रोड्यूस करा, तो साउंड क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर बीच में कुछ इनेमी वगैरह आ गया तो वो साउंड टकरा के वापस आएगा और डॉल्फिन को सुनाई देगा। तो डॉल्फिन को पता चल जाता है ना कि आगे में कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ गया है, कुछ इनेमी वगैरह आ गया, तो ये अपना रास्ते को फिर मोड़ लेता है और ये दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। तो इस प्रकार से डॉल्फिन वगैरह इक्को का प्रयोग करता है, जो आगे में ऑब्स्टेकल्स वगैरह आता है उनका पता लगाने के लिए। उसी प्रकार से जो ट्रोलरमैन वगैरह होता है या फिर जो फिशरमैन वगैरह होता है, ये पता लगाता है ना कि हमारे बोट से कितने दूरी पे मछली वगैरह है, वहाँ भी इक्को का प्रयोग करता है। जैसे देखो, मान लो कि ये इनका बोट हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे मछली वगैरह है, तो यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक वेव इस प्रकार से भेजा और टकराने के बाद वापस ये आएगा। समझे कि नहीं? टकराने के बाद वापस आया, तो यहाँ से डिस्टेंस से बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि BT गुना क्या होता है, BT/2 होता है। BT क्या होता है, 2 होता है। वेलोसिटी तो पता ही है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा वाटर में। यहाँ से देखो, टाइम जितना भी देर के बाद सुनाई दिया, जितना भी देर के बाद उनको वेव सुनाई दिया था, टाइम वो नोट करके रख लिया, तो B गुना T/2 कर देता है। यहाँ से इनको डिस्टेंस का पता चल जाता है कितना दूरी पे है मछली वगैरह। तो फिशरमैन क्या करता है, मछली को पकड़ने के लिए इक्को का प्रयोग करता है, और यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालता है, तो BT/2 करके। और ये भी याद रखना कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वाटर में, ये कितना होता है, 1400 मीटर पर सेकेंड होता है। बात को समझे कि नहीं? जब वह अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा और जब वापस आया, जो उनको अल्ट्रासोनिक वेव सुनाई दिया, तो कितना समय में सुनाई दिया, तो वो टाइम वो नोट कर लेता है। टाइम का वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेगा, उनको डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो ट्रोलरमैन वगैरह होता है या जो फिशरमैन वगैरह होता है, वो भी इक्को का प्रयोग करता है मछली को पकड़ने के लिए। देखो, दूसरा यूज क्या हो जाएगा, तो यूजेज ऑफ इक्कोज बाय सोनार। सोनार होता क्या है, तो सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार का फुल फॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे ना, जैसे कोई इनेमी का सबमरीन वगैरह है या फिर कुछ आइसबर्ग वगैरह आ गया, या संकन शिप वगैरह आ गया, यानी कि ऑब्स्टेकल्स वगैरह कुछ अगर आया है, तो उनका डिस्टेंस वगैरह का पता लगाया जाता है यहाँ पर। समझे कि नहीं? कितना दूरी में ऑब्स्टेकल्स वगैरह है, तो वो इक्को का प्रयोग करके ही पता लगाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये आपको एक शिप दिख रहा होगा। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ गया, कुछ इनेमी का सबमरीन वगैरह ही आ गया। यहाँ से क्या करेगा, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव भेजा इस प्रकार से। समझे कि नहीं? तो ये वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है। टाइम नोट कर लिया ना कि कितना देर के बाद आया, ठीक है ना। और स्पीड तो पता ही है कि भी कितना होता है, 1400 मीटर पर सेकेंड होता है, 1400 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना देर के बाद ये साउंड वेव वापस आया, टाइम नोट कर लिया। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकता है। डिस्टेंस बराबर होता है क्या, तो V गुना T/2। यहाँ पे V को रखेंगे, T को रखेंगे और /2 कर देंगे, तो कितना दूरी में ये ऑब्स्टेकल्स है ना, तो वो पता लग सकता है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से सोनार वगैरह जो होता है वो डिस्टेंस का पता लगाता है इक्को का प्रयोग करके। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इक्को डेप्थ साउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्को डेप्थ साउंडिंग। यानी कि यहाँ पर समुद्र के डेप्थ का पता लगाते हैं। द डेप्थ ऑफ सी कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय दिस मेथड, दिस प्रोसेस इज देन कॉल्ड इक्को डेप्थ। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, तो सी का डेप्थ का पता लगाते हैं इक्को का प्रयोग करके। और ये डेप्थ का पता लगाना ही क्या कहलाता है, इक्को डेप्थ साउंडिंग कहलाता है। समझे कि नहीं? और अगर यूज देखें ना, जैसे राडार वगैरह, राडार के केस में भी वही होता है। वो और बात है कि वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पर रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर इक्को के केस में देखें ना कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है, रडार के केस में रेडियो वेव का प्रयोग करता है। और ये एयर वगैरह के केस में होता है कि कोई रेडियो वेव भेजा तो वापस रिफ्लेक्ट होके जहाँ से भेजा गया था वहाँ तक आएगा, तो उनको पता चल जाता है ना कितने दूरी पे है वो जो भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह है। तो रडार के केस में भी वैसा ही होता है।
रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और यहाँ पे याद रखना कि रडार के केस में रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं ऑब्स्टेकल्स का पता लगाने के लिए, समझे कि नहीं। सोनार और रडार जो होता है, सोनार और रडार दोनों के केस में ट्रांसमीटर लगा रहता है और रिसीवर भी लगा रहता है, और दोनों के केस में डिस्टेंस वगैरह का पता लगाया जाता है कि ऑब्स्टेकल्स हमारे यहाँ से कितने दूरी पे है। हाँ, सोनार जो होता है वो समुद्र के लिए होता है और रडार जो होता है वो एयर वगैरह के लिए होता है। चलिए ठीक है। मेडिकल फील्ड में भी देखेंगे ना, तो यहाँ भी इको का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल फील्ड में भी इको का प्रयोग किया जाता है, जैसे ह्यूमन ऑर्गन वगैरह का इमेजिंग करना है, इमेज को देखना है ह्यूमन ऑर्गन वगैरह का, इंटरनल ऑर्गन वगैरह का, तो वहाँ पर अल्ट्रासोनिक का मदद से हम लोग इमेज वगैरह को देख सकते हैं। और इसी को तो कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। आपने सुना होगा ना कि अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, जैसे कि जो खास करके जो प्रेग्नेंट वोमेन वगैरह होता है ना, तो वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाता है वहाँ पे, तो उनको बेबी वगैरह जो दिखाई देता है ना, तो वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। उसी प्रकार से ना जो ह्यूमन हार्ट वगैरह होता है, ह्यूमन हार्ट वगैरह का भी इमेज वगैरह को बनाया जाता है, समझे कि नहीं। ह्यूमन हार्ट वगैरह का भी इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं इसी मेथड से, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके। और इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। क्या कहते हैं, अगर ह्यूमन हार्ट का इमेज को ऑब्टेन करना है इको के मदद से, तो इनको क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, समझे कि नहीं। बाकी जो दूसरा ह्यूमन ऑर्गन वगैरह है उनके लिए अल्ट्रासोनिक वेव का जो प्रयोग करते हैं और वहाँ पे इको मेथड जो यूज़ किया जाता है, तो उनको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और ह्यूमन हार्ट के लिए स्पेशल नाम दिया गया इकोकार्डियोग्राफी। चलिए यहाँ पर आपका सेक्शन ए खत्म हो गया। चलेंगे अब आगे सेक्शन बी में। आगे यहाँ सेक्शन बी में नेचुरल डैम्प एंड फोर्स वाइब्रेशन को थोड़ा समझना है, और रेजोनेंस क्या होता है ये भी यहाँ पर जानना है। देखो, नेचुरल डैम्प एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये तीनों वाइब्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक को समझ लोगे तो बाकी दो को समझना आसान हो जाता है। चलो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा नेचुरल वाइब्रेशन को समझते हैं। नेचुरल वाइब्रेशन क्या हो जाता है, देखो जब किसी बॉडी को उनके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, या तो ये बोल दो जब किसी बॉडी को उनके रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो वो बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। हम उनके मेन पोजीशन से उनको बस डिस्प्लेस करेंगे, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे बाहर से, और छोड़ देंगे डिस्प्लेस करके। जैसे छोड़े ना तो वो बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तब जाके उस बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन बोलेंगे। देखो, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, कोई भी बाहर से फोर्स वगैरह नहीं लगना चाहिए, तब जाके इस बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन बोल देते हैं, समझे कि नहीं। देखो एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पेंडुलम ले रहे हैं, ये आपका एक पेंडुलम हो गया, ठीक है। ये इनका मेन पोजीशन है, अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन को क्या बोल दिए, तो मेन पोजीशन बोलते हैं। चलो इनको थोड़ा डिस्प्लेस करके कहाँ पे लेके चले आए, तो डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे लेके चले आए, इनको कुछ ए बोल देते हैं, ठीक है। ए पे ले जाके क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़े ना तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके ये रुकेगा नहीं, ये थोड़ा आगे की तरफ यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, ये पीछे की तरफ वापस आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आगे की तरफ अब नहीं जा सकता है, तो ये पीछे की तरफ आएगा, समझे कि नहीं। फिर मेन पोजीशन पे आएगा और फिर ये ए तक जाएगा, यानी कि ए तक दोबारा गया। फिर ए पे जाने के बाद फिर ये वापस लौटेगा, फिर ये बी तक जाएगा, यानी कि ये ए से बी चलते रहेगा, ए से बी चलते रहेगा। और यहाँ पे कोई भी बाहर से बल नहीं लग रहा है, यानी कि ना ही इसके मूवमेंट को अपोज करने वाला लग रहा है, ना ही इनके मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला लग रहा है। जो भी यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करता है वो एक ही फोर्स एग्जिस्ट करता है, ये भी याद रखना है। एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। यहाँ जब हम इस सिंपल पेंडुलम को इनके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इनके अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। इसी इंटरनल फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, समझे कि नहीं। इस बॉडी के अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जब इनके मेन पोजीशन से इनको डिस्प्लेस करते हैं। ए तक लेके आए ना तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, जैसे एक पे ले जाके छोड़ दिए तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इनको वापस इधर लेके आता है और ये बी तक लेके जाएगा। बी तक लेके जाने के बाद वही रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज इधर हो जाएगा और फिर बी से इनको मेन पोजीशन तक लेके जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी रहता है तो ये मेन पोजीशन पे रुकता नहीं है, ये ए तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, यानी कि इंटरनल फोर्स जो इनके अंदर में डेवलप हुआ है वही इनके मूवमेंट को यहाँ पर चला रहा है। कोई भी एक्सटर्नल से यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही इनको अपोज करने वाला और ना ही इनको सपोर्ट करने वाला। ये यहाँ पर याद रखना है कि नेचुरल वाइब्रेशन में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है,
इंटरनल फोर्स और उसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अगर बाहर से फोर्स लगता, अगर मान लो कि एयर वगैरह भी इस केस में आ जाए ना, तो इनके मूवमेंट को रोक देगा, क्योंकि एयर वहाँ पे फ्रिक्शन का काम करता है। तो फ्रिक्शन का काम कर रहा है तो अपोज करेगा, वो कुछ एनर्जी उस अपोजिशन फोर्स को ओवरकम करने में यूज हो जाता है। उस केस में क्या होगा ना कि ये ए से बी जा रहा है ना, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि ये फिर से वापस मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। जैसे घर वगैरह में अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो ये सिंपल पेंडुलम एक समय आके क्या होगा, रुक जाएगा मेन पोजीशन में, क्योंकि वहाँ पे एयर वगैरह रहता है। अगर आपको इनका देखना ही है ना, तो जैसे घड़ी वगैरह होता है, घड़ी के केस में ना बहुत सारा घड़ी वगैरह में ये सिंपल पेंडुलम लगा रहता है, वहाँ पे वैक्यूम बना रहता है। वैक्यूम का मतलब ये है कि वहाँ पे एयर वगैरह भी नहीं है। तो जब एयर वगैरह भी नहीं है तो कोई फ्रिक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं, उस केस में देखना वो सिंपल पेंडुलम चलते रहता है, कभी भी नहीं रुकता है वो। यानी कि कब स्टार्ट हुआ है पता नहीं, लेकिन हाँ जब तक आपका घड़ी आपके घर में है ना तब तक वो चलते रहेगा, और वो किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं होता है। यही चीज़ वहाँ पे होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना उनको ए से बी, बी से ए करते रहता है। कोई भी वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि एयर वहाँ पे एब्सेंट रहता है, वैक्यूम बना हुआ है, समझे कि नहीं। तो नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है कि इंटरनल फोर्स के वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से वो बॉडी वाइब्रेट करते रहता है। जब उनके मेन पोजीशन से हम उनको डिस्प्लेस करते हैं तो, समझे कि नहीं, तो उसके वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखें तो जैसे टाइम पीरियड किनको बोल रहे थे, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो भी समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ सिंपल पेंडुलम के केस में समझें तो इनके मेन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे अगर तो ये वापस ए तक गया, ठीक है ना, ए से वापस फिर बी तक जाएगा, और बी से फिर वापस यहाँ मेन पोजीशन तक आने में जो भी समय लगा उनको टाइम पीरियड बोलेंगे। इसी को तो वन वाइब्रेशन बोलेंगे। आपको पिछले सेक्शन ए में बताए थे कि वन वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका ग्राफ है, ये आपका इस प्रकार से ग्राफ बनता है, समझे कि नहीं। अगर यहाँ से स्टार्ट करा हुआ है, यहाँ से अगर स्टार्ट करा हुआ है तो यहाँ तक देखो आधा सर्किल बन जाएगा, और यहाँ तक देखो पूरा सर्किल बन जाएगा। अगर ये वाला पार्ट को हम मोड़ के इधर कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट सर्किल बनाएगा। यानी कि वन कंप्लीट सर्किल करने में जो भी समय लगता है उसी को वन टाइम पीरियड बोलेंगे, समझे कि नहीं। वैसे पीछे देखो ये सब चीज़ बताए हुए थे। तो यहाँ पर देखो नेचुरल वाइब्रेशन है ना, तो नेचुरल वाइब्रेशन के टाइम पीरियड को क्या बोल देते हैं, तो नेचुरल पीरियड बोल देते हैं, समझे कि नहीं। नेचुरल वाइब्रेशन के टाइम पीरियड को क्या बोल देंगे, नेचुरल पीरियड बोल देंगे। उसी प्रकार से जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पर चूंकि नेचुरल वाइब्रेशन कर रहा है तो इनके फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या था, अगर आपको कुछ याद हो, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो भी वाइब्रेशन करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकेंड में टोटल कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन कर पा रहा है उनको ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर नेचुरल वाइब्रेशन है तो इनके फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि यह जो नेचुरल पीरियड होता है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी का शेप कैसा है, और उस बॉडी का साइज कितना है। दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचुरल पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज़ किस पे डिपेंड करता है, तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। चलिए एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ देखें तो आपको एक सिंपल पेंडुलम वाला एग्जाम्पल बता दिए। लेकिन देखो अगर घर में सिंपल पेंडुलम टांग के एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो वहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम रुक जाएगा एक समय के बाद, क्योंकि वहाँ पे एयर वगैरह रहता है। लेकिन ये जो होता है आइडियल कंडीशन होता है, समझे कि नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हर एक जगह एयर है। तो एक्चुअल में ये आपका नेचुरल वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको घड़ी वगैरह जो आपको बताया, किसी घर में घड़ी वगैरह अगर है, अगर उसमें सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है तो वो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग से जब किसी लोड को सस्पेंड कर देंगे तो वहाँ भी नेचुरल वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो ये एक दो एग्जांपल आप देख सकते हो। इनका थोड़ा ग्राफ वगैरह देखें, जो इसमें जानने वाला है इनका ग्राफ वगैरह को देखें। देखो नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे देखो 7.5 फिगर में, यहाँ पर देखो इसमें देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा है, ठीक है। देखो इसमें अगर देखेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, 2f है। और इस वाले फिगर में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। f बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3f हो जाएगा, समझे कि नहीं। यानी यहाँ पर 3 वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकंड में, यहाँ पर 2 वाइब्रेशन कर रहा था 1 सेकंड में, और इस केस में 1 वाइब्रेशन कर रहा था 1 सेकंड में।
चलो अगर यहाँ पे ग्राफ थोड़ा देखें तो जो नेचुरल वाइब्रेशन होता है उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर इस ग्राफ को थोड़ा देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किनको बोल रहे थे? थोड़ा अगर आपको याद हो पीछे का, तो ये वाला डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोले थे। इधर ये भी तो एम्पलीट्यूड ही है, यानी ए ही हो जाएगा, ये भी आपका ए ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ए क्या कर रहता है? तो कांस्टेंट, यानी कि ए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसी को तो एम्पलीट्यूड बोले थे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला इनका मीन पोजीशन हो गया। इनको अगर एक्स बोल दे तो ये वाला जो एक्सिस है ये वाला, यही इनका मीन पोजीशन है। इससे ऊपर नीचे जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उन्हीं को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो नीचे ये वाला भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, लेकिन हाँ नीचे माइनस में होगा तो ऊपर प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पे ए जो होता है वो कांस्टेंट रहने वाला है। नेचुरल वाइब्रेशन में ए कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। दूसरा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी कि मान लो कि पहला 1 सेकंड में अगर 10 वाइब्रेशन कर रहा है तो दूसरे 1 सेकंड में भी 10 वाइब्रेशन ही करेगा, तीसरे 1 सेकंड में भी 10 वाइब्रेशन ही करेगा, चौथे 1 सेकंड में भी 10 वाइब्रेशन ही करेगा। यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर सेम होता है और एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर सेम होता है। और आपको तो ऊपर में बताया ही कि ये आइडियल कंडीशन होता है। आइडियल कंडीशन का मतलब ये हो गया कि नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरल वाइब्रेशन पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन नेचर में ये आपको एक्चुअल में दिखाई नहीं देने वाला है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, आपको देखना है तो वही जो घड़ी वाला एग्जाम्पल बताए तो उसमें देख लेना, वहाँ दिख जाएगा। अगर वैक्यूम वगैरह रहेगा तो दिखाई देगा, वैक्यूम नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह फ्रिक्शनल फोर्स से एग्जिस्ट करता है। देखो आगे आ जाता है डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प वाइब्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पर देखो 2 फोर्स से एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर भी बॉडी वाइब्रेट ही करने वाला है, तो बॉडी जो वाइब्रेट करेगा ना, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेट जो हो रहा है उनमें 2 फोर्स एग्जिस्ट करने वाला है। ऊपर में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, वो कौन सा फोर्स कर रहा था? तो इंटरनल फोर्स बोल रहे थे या फिर रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे थे। तो एक ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा और दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करने वाला है। दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करने वाला है। ये डैम्प वाइब्रेशन वाला कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, अपने घर वगैरह में भी देख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो याद रखना कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है और वहाँ पे 2 फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, तब जाके बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? तो डैम्प वाइब्रेशन बोलते हैं। तब पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ ए डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ ए रेसिस्टिव फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, समझे कि नहीं, आर कॉल्ड डैम्प वाइब्रेशन। यहाँ पर क्या होता है? अगर इनका ग्राफ वगैरह को देखो, अगर इनका ग्राफ को देखो ये वाला आपको ग्राफ दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ग्राफ देखे ना तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे घट रहा है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर एम्पलीट्यूड घट रहा है, एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है। देखो एक समय ऐसा आया है कि यहाँ पे ग्राफ रुक गया है। देखो एम्पलीट्यूड तो ये वाला बोल रहे थे ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर A1 बोल दे, ये वाला देखो घट के थोड़ा A2 इनको बोल देते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा रुक जाओ यार, हम इनको हटा ही देते हैं अपना जो रेट दिए हुए हैं, समझे कि नहीं, अन्यथा दिखता नहीं है मेरा लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पर देखो ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, इनको A1 बोल दो। और ये वाला थोड़ा हाइट देखो, इनको A2 बोल देते हैं, इनको A3 बोल देते हैं, इनको A4 बोल देते हैं, इनको A5 कुछ बोल देते हैं। और एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर A बराबर 0 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर A1 तो सबसे बड़ा है, A2 उससे छोटा है, A3 उससे छोटा होगा, A4 उससे छोटा होगा। और एक समय ऐसा आएगा ना कि एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यानी यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। और अगर इनका एग्जाम्पल देगा, चाहे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी भी याद रखना कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? तो ये भी डिक्रीजिंग करेगा। एम्पलीट्यूड अगर घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी इस केस में घटता है। इनका एग्जाम्पल वगैरह अगर देखना है ना, जैसे मान लो एक पेंडुलम यहाँ पर टांगे है, ठीक है, इनको डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आए, चलो ठीक है, डिस्प्लेस तो कर दिए तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, तो इनको इधर लेके जाएगा और वापस यहाँ कोई B पोजीशन तक गया, ठीक है, इनको A बोल देते हैं, इनको B बोल देते हैं, यहाँ तक गया तो वापस ये फिर लौटेगा, लेकिन A तक पहुँच ही नहीं पाएगा, A से थोड़ा पहले ही रुक जाएगा और फिर ये वापस आना चाहेगा तो B तक नहीं पहुँचेगा, B से पहले ही थोड़ा रुक जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अपोजिंग करने वाला फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनके मूवमेंट को अपोज करेगा। यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे ना कि यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स, देखो यहाँ पे दे रखा है आपका 2 फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है,
एक तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स इनको मूव करा रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये इनको अपोज कर रहा है इनके मूवमेंट को। तो दूसरे राउंड में क्या होगा ना, ये बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बी से पहले ही यहाँ पे ये वापस हो गया, फिर ये इधर से जाएगा, ये फिर दोबारा ए से पहले, यानी कि यहाँ पर जैसे सी पॉइंट दिए हुए थे, यहाँ पे सी दे दो, सी तक नहीं पहुँचेगा, ये पहले ही मूव कर जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे कुछ डी दे दो, जब इधर से गया ना तो डी तक दोबारा नहीं जाने वाला है, पहले ही ये वापस हो जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रकार से चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि ये मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक राउंड में क्या हो रहा है ना कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगता है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में लगता है इधर, समझे कि नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स का अगर डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होता है, तभी तो अपोज कर रहा है इस केस में। तो यहाँ पर इसके मूवमेंट को, इस पेंडुलम के मूवमेंट को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, उनको रोकना चाहेगा। अब हर एक राउंड में रोकना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से रुक जाएगा, क्योंकि सारे एनर्जी इनका ख़त्म हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में ही सारे एनर्जी जब एक समय ख़त्म हो जाएगा तो ये बॉडी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो याद रखना है कि डैम्प वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, तो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड क्या, डैम्प वाइब्रेशन, समझे कि नहीं। चलो, यहाँ पर दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, और आपको तो यहाँ पर बताया ही कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर याद रखना है कि डिक्रीज करता है। इनका एग्जाम्पल वगैरह अगर देखना है तो बोले ना कि घर वगैरह में जैसे आप सिंपल पेंडुलम जो टांग के देख लेना, तो वो जो आपका केस बनेगा ना, तो वो डैम्प वाइब्रेशन का ही बनेगा। जैसे कोई ब्रांच ऑफ ट्री है, ब्रांच ऑफ ट्री को आप उनके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, तो वो ट्री का ब्रांच देखना कि एक समय वाइब्रेशन करने के बाद वो रुक जाता है, तो वो भी केस हो जाता है आपका डैम्प वाइब्रेशन का। दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे ट्यूनिंग फोर्क वगैरह है, ट्यूनिंग फोर्क वगैरह में ना किसी रबर पैड से हम उनमें स्ट्रोक करें, स्ट्रोक करने के बाद वो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और वाइब्रेट करने के बाद वो ट्यूनिंग फोर्क एक समय ऐसा आएगा ना कि वो रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ एयर में ये सब चीज़ हो रहा है ना, तो एयर उनके मूवमेंट को अपोज कर रहा है, समझे कि नहीं। तीसरा देखो यहाँ पे दे रखा है कि ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर में जब कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो ये भी आपका केस हो जाता है डैम्प वाइब्रेशन का। चौथा यहाँ पर दे रखा है कि द वाइब्रेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग इन एयर, जब किसी लोडेड स्प्रिंग को एयर के प्रेजेंस में वाइब्रेट कराते हैं तो वो आपका डैम्प वाइब्रेशन हो जाता है। यहाँ पर बस ये याद रख लेना ना कि एयर के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ वाइब्रेट अगर करता है, अगर बाहर से कोई फोर्स और नहीं लगा रहे हैं, हम कोई इफर्ट नहीं लगा रहे हैं और उनको रिस्टोरिंग फोर्स के प्रेजेंट में सिर्फ वाइब्रेट करा रहे हैं और एयर है वहाँ पे, तो वो आपका डैम्प वाइब्रेशन का एक केस बनता है, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड डैम्प वाइब्रेशन। इधर देखो नेचुरल वाइब्रेशन लिखा हुआ है और इधर क्या है तो डैम्प वाइब्रेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, आपको बताइए, एंड द वाइब्रेशन कंटिन्यू फॉर एवर, सदा के लिए वाइब्रेशन चलते रहेगा, कभी रुकने वाला ही नहीं है। दूसरा इनका देखें तो एम्पलीट्यूड इनका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीजेज, एंड एक समय ऐसा आएगा कि वाइब्रेशन क्या होगा, रुक जाएगा, वो अपने मेन पोजीशन पे आके रेस्ट पे चला जाएगा, क्योंकि सारा एनर्जी उनका खत्म हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, तो उनमें थोड़ा थोड़ा ही एनर्जी खत्म हो रहा है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में, तो थोड़ा थोड़ा करते करते एक समय पूरा एनर्जी उसी में खत्म हो जाएगा और वो रुक जाएगा। दूसरा डिफरेंस देखें तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जो नेचुरल वाइब्रेशन होता है इनमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लेकिन डैम्प वाइब्रेशन के केस में हर एक वाइब्रेशन में क्या होता है, सम लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। तीसरा डिफरेंस देखें तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, हाँ एक फोर्स इंटरनल लग रहा था, जिसको क्या बोले थे, रिस्टोरिंग फोर्स बोले थे, रिस्टोरिंग फोर्स बोले हुए थे, समझे कि नहीं। अगर इनमें तीसरा देखें तो इन एडिशन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स ए फ्रिक्शनल और डैम्पिंग फोर्स एक्ट टू अपोज द मोशन, यहाँ पर दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। पहला तो रिस्टोरिंग फोर्स तो करेगा ही, जो कि इंटरनल फोर्स है, ये हमेशा करेगा, और दूसरा क्या हो जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। चलिए चौथा डिफरेंस अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होता है, डिपेंड करता है शेप एंड साइज और कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन डैम्प वाइब्रेशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होता है, समझे कि नहीं। चलो ये आपका डैम्प वाइब्रेशन का केस हो गया। आगे यहाँ पर देखना है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, थोड़ा इनको भी समझना पड़ेगा। देखो फोर्स वाइब्रेशन में भी बॉडी वाइब्रेट ही करेगा।
अभी जस्ट हम लोग जो ऊपर में 2 केस देखे, पहले वाले केस में रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, दूसरे वाले केस में 2 फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, और तीसरे केस में एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है। देखो नाम से लग रहा है फोर्स वाइब्रेशन, यानी कि यहाँ पर भी बॉडी वाइब्रेट करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंट में जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तब उनके वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन बोलेंगे। यहाँ पर 3 फोर्स एग्जिस्ट करता है। पहला कौन सा करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि वो इंटरनल है, तो रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा कौन सा करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स बोल दो, या फिर इसी को डैम्प फोर्स भी बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पर कौन सा करेगा, तो तीसरा यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स करेगा। तीसरा कौन सा, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो अगर सिर्फ ये दोनों करता तो डैम्प वाइब्रेशन का केस हो रहा था, जब रिस्टोरिंग और फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो वो बॉडी रुक जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ एनर्जी वगैरह ख़त्म कर ले रहा था। तो यहाँ पर जितना एनर्जी ख़त्म कर रहा है हम वो बाहर से सप्लाई कर देंगे। जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, उनको ओवरकम करने के लिए हम बाहर से एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, तो वो बॉडी क्या होगा, वो बॉडी चलते रहेगा, वो बॉडी चलते रहेगा उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से पहले वो चल रहा था, समझे कि नहीं। तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रेजेंट में कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उस बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन बोलेंगे। देखो द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी विच टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। यानी कि जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रेजेंट में जब कोई बॉडी वाइब्रेट करे तब उस बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बताया कि 3 फोर्स एग्जिस्ट करेगा, 3 फोर्स एक्ट करेगा। पहला कोई क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हो जाएगा, समझे कि नहीं। और जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं इनको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। ये किस लिए लगाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स से एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो बॉडी एक समय के बाद रुक जाता है, तो वो रुके नहीं, वो उसी फ्रीक्वेंसी से चलते रहे, उसी एम्पलीट्यूड से चलते रहे। या फिर अगर उस एम्पलीट्यूड से हमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड भी चाहिए तो हम बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगा देंगे, तो वो बॉडी वाइब्रेट करते रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन हर एक वाइब्रेशन में लगाते जाएंगे। जैसे कि मान लो कि ये आपका एक पेंडुलम है, समझे कि नहीं, ये आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, और इनको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेके आए इनको, ठीक है ना, यहाँ पे ले जाके इनको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वापस यहाँ तक बी पोजीशन तक पहुँचेगा। जैसे कि पिछले केस में देखे थे, इधर ए कर देते हैं, यहाँ पे बी कर देते हैं, तो ये वापस बी तक आया, समझे कि नहीं, ए से बी तक गया, फिर बी से ये ए तक आना चाहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एयर है यहाँ पे क्या है, एयर है, समझे कि नहीं, एयर है, तो एयर इनके मूवमेंट को रोकने का काम कर रहा है, तो ये ए तक दोबारा पहुँच ही नहीं पाएगा। तो हमें ए तक पहुंचाना है, या फिर ए से मान लो कि हमें ज़्यादा दूर तक लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब बी से निकला ना तो हल्का सा इनको एक्सटर्नल फोर्स से अपने हाथ से हल्का सा टच कर देंगे, तो ये वापस ए तक पहुंच जाएगा। ये ए से आगे भी बढ़ सकता है, फिर वापस जब ए से बी तक आएगा, समझे कि नहीं। अगर बी तक नहीं पहुँच पा रहा है तो हम हल्का सा फिर से इधर से भी टच कर देंगे, तो फिर बी तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे वही जो हम बाहर से हर एक राउंड में टच कर रहे हैं ना, उसी को तो एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, ताकि वो या तो ए तक दोबारा पहुँच जाए या फिर ए से बाहर भी चला जाए। अब देखो ए तक पहुँचेगा, ये ए से दूर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप बाहर से कितना फोर्स लगा रहे हो। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो उस केस में ए से ज़्यादा दूर यहाँ भी पहुँच सकता है। यहाँ पे कोई सी पॉइंट दे दिए, जब इधर से जा रहा होगा ना, तो अगर आपको बी तक पहुँचाना है तो उसी अमाउंट में फोर्स लगाना होगा कि आपका बी तक पहुँचे। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या होगा ना कि हो सकता है कि बी से थोड़ा दूर भी चला जाए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रेजेंट में वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल नहीं लगाएंगे तो ये बॉडी एक समय क्या होगा, अपने मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा और वो डैम्प वाइब्रेशन वाला केस हो जाएगा। तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के प्रेजेंट में, तब बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, तो फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखना कि हम जो बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से क्या लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बाहर से क्या लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इनका 2 केस देखो, एक चीज़ समझो, इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हम जो बाहर से लगा रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी अगर बराबर नहीं होता है किनका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। अगर बराबर नहीं होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बाहर वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है, समझे कि नहीं। उस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा उस बॉडी का कम हो जाएगा, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है। दूसरा केस याद रखना
कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा था, और ये वाला फ्रीक्वेंसी जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं ना, उनका ये वाला एफ है, समझे कि नहीं। तो एफ अगर बराबर हो जाए किनका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है उस बॉडी का वो मैक्सिमम हो जाता है। उस केस में एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। ये यहाँ पर याद रखना है। और जो ये दूसरा वाला केस है ना, ये दूसरा वाला केस जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। इसी केस को क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस यानी कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जब बराबर हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तब जाके जब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसी केस को क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंस बोलते हैं। यानी कि फोर्स वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है रेजोनेंस। फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है रेजोनेंस, ये यहाँ पर याद रखना है। और क्या बोले, तो यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो होगा, तो इनका फ्रीक्वेंसी याद रखना कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होता है, या बड़ा हो जाए या कम हो जाए, उस केस में जो उस बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो क्या होने वाला है, तो बहुत कम होने वाला है। अगर बराबर हो जाता है तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। आगे में भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल। उस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल हो जाना चाहिए किसका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तब जाके जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, तो वेरी लार्ज हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये दो केस याद रखना है जो कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। क्योंकि आपको जस्ट अभी ऊपर में बताए थे ना कि अगर ज़्यादा जोर से आप बाहर से फोर्स लगा दोगे तो ये ए पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, समझे कि नहीं। अगर इधर से वापस जा रहा है, फिर से ज़्यादा जोर से कर दिया आपने, तो बी से डिस्प्लेस होकर वो यहाँ तक पहुँच सकता है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या कम होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या कम होगा या उसके बराबर होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप बाहर से कितना एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हो और उस पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखो डिफरेंस थोड़ा दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स वाइब्रेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स वाइब्रेशन आपको डिफरेंस याद हो जाना चाहिए अब तक में, समझे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या था, तो एक ही फोर्स से एग्जिस्ट कर रहा था। देखो द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन अब्सेंस ऑफ एनी रेसिस्टिव और एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तब जाके वाइब्रेशन को क्या बोल रहे थे, नेचुरल वाइब्रेशन बोल रहे थे। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन के केस में क्या देखे हैं कि यहाँ पर तो दो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है और बाहर से हम एक और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी in a medium in presence of any external periodic force are called force vibration। यहाँ पे क्या बताए थे कि एक एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा, तो रिस्टोरिंग एग्जिस्ट करता है, रिस्टोरिंग। और यहाँ पर पीरियोडिक में तीन फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, एक तो रिस्टोरिंग होगा ही, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा और तीसरा जो होगा वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट भी रहता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट भी रहता है। अब यहाँ पे दूसरा अगर देखें इनका, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है कि हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी कैसा है। उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी फोर्स वाइब्रेशन के केस में डिपेंड करता है कि जो हम बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी कैसा है, कितना है। तीसरा देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रिमेंस कांस्टेंट, तो एफ कांस्टेंट होता है इस केस में। और अभी जस्ट बताया कि तीसरे केस में इनका देखेंगे फोर्स का, तो इनका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा किस पे, अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन चेंजेज विद चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। चौथा अगर देखें तो एम्पलीट्यूड जो था इस केस में कांस्टेंट था नेचुरल वाइब्रेशन के केस में, और फोर्स वाइब्रेशन के केस में चौथा देखे पॉइंट, तो एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। देखो अभी जस्ट ऊपर में आपको बताए थे कि अगर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, इस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। दूसरा केस बताए थे कि अगर एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होता है नेचुरल का, इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जो आपका फोर्स वाइब्रेशन होता है इनका एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है
क्या वो बराबर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का या बराबर नहीं है, समझे कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ए मिनिमम हो जाएगा, अगर बराबर है तो ए मैक्सिमम हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो ये यहाँ पर याद रखना है। अब आगे आ जाता है रेजोनेंस। अभी ऊपर में आपको बताया कि फोर्स वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है रेजोनेंस। क्या बोले, फोर्स वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है रेजोनेंस। कौन सा स्पेशल केस, तो जब एफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फोर्स वाइब्रेशन में ही जो हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मैक्सिमम हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और इसी वाले केस को ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इसी वाले केस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस है क्या, तो ये स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन का ही एक स्पेशल केस है रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तब जाके बॉडी बिगिंस टू वाइब्रेट विथ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। यानी कि उस केस में एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तब जाके इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंस बोलते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड रेजोनेंट वाइब्रेशन। और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है और जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, इस बॉडी के वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं। इस केस में जो बॉडी का वाइब्रेशन है उनको क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं, समझे कि नहीं। चलो, और यहाँ पे देखो ज़्यादा जानना नहीं है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस लिखा हुआ है, तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन तो वही एक ही कंडीशन है कि एफ किसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तो यही एक ही कंडीशन है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है, तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तब जाके रेजोनेंस वाला केस आता है। देखो, रेजोनेंस अकर्स ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यही एक केस ही याद रखना है कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होगा, तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तब जाके वो बॉडी को क्या बोलेंगे, वो बॉडी के कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो रेजोनेंस बोलेंगे। एंड द अप्लाइड फोर्स कॉजेज फोर्स वाइब्रेशन इन द बॉडी। हम जो बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे उनकी वजह से बॉडी क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। इसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। और कंडीशन वही एक ही है कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बराबर हो जाना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। आगे यहाँ पर देखें तो डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह दिया हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस। देखो ये एक्सपेरिमेंट वाला केस हो जाता है, तो ये यहाँ पर हो नहीं सकता है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है वो स्कूल में संभव है, तो आप स्कूल में कर सकते हैं या फिर आप स्कूल में किए भी होंगे, समझे कि नहीं। आगे यहाँ पर देखो डिफरेंस जानना है थोड़ा, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन। चलो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा। फोर्स वाइब्रेशन किसको बोलेंगे, तो क्या बताया कि फोर्स के केस में एफ जो होगा, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए किनका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। ये पहला डिफरेंस हो गया। और फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है रेजोनेंट वाइब्रेशन। इस केस में जो एफ होता है वो बराबर हो जाता है किनका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसी केस में बताए थे कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, यानी कि ए यहाँ पर क्या होगा, तो छोटा होगा, ये स्मॉल होगा। और रेजोनेंस के केस में ए क्या होता है, तो बड़ा होता है, ए वेरी लार्ज हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर नॉट इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। यानी कि यहाँ पर जो बॉडी वाइब्रेट करेगा वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फेज में नहीं करने वाला है। इसका क्या मतलब होता है, देखो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो उनके अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स भी तो डेवलप होता है। यानी यहाँ पे मान लो कि ये एक बॉडी है, इनका इंटरनल फोर्स बोल रहा है ना कि इधर राइट की तरफ चलो, लेकिन जो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा है कि लेफ्ट की तरफ चलो। अब बताओ, इंटरनल बोल रहा है कि राइट चलो और एक्सटर्नल बोल रहा है कि लेफ्ट चलो, तो इसी को बोल देते हैं नॉट इन सेम फेज। यहाँ पर जो हम बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो उसके वजह से जो बॉडी है ना, जो वाइब्रेट कर रहा है, वो पीरियोडिक फोर्स के फेज में वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है। इसी को बोल देते हैं नॉट इन सेम फेज। लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन के केस में वैसा नहीं होता है। रेजोनेंट वाइब्रेशन के केस में जो बॉडी वाइब्रेट करता है वो सेम फेज में वाइब्रेट करता है विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अब सेम फेज का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो ना कि इस बॉडी के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा।
तो इसी को बोल देते हैं बॉडी वाइब्रेट कर रहा है सेम फेज में, समझे कि नहीं। चलो चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वाइब्रेशन लास्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम आफ्टर द पीरियोडिक फोर्स हैज सीज्ड टू एक्ट, यानी कि जब हम पीरियोडिक फोर्स हटा देंगे तो बहुत कम समय में छोटे समय में ही वो बॉडी वाइब्रेट करना छोड़ देगा, यानी कि रुक जाएगा फोर्स वाइब्रेशन के केस में। क्योंकि यहाँ पे बताया ना कि इंटरनल फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, हम छोड़ दिए तो बहुत जल्दी ये बॉडी वाइब्रेट करना रुक जाएगा। लेकिन रेजोनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बाहर से लगाना छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक वो बॉडी वाइब्रेट करते रहेगा। चूँकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय तक ये बॉडी वाइब्रेट करते रहेगा, चाहे हम उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा ही क्यों ना दें। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। आगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखा है, सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। जैसे कि पहला अगर देखें तो रेजोनेंट वाइब्रेशन ऑफ ए पेंडुलम में हमें रेजोनेंट वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। अगर एक ही रबर से, जैसे कि मान लो ये एक रबर है, ठीक है, इसी एक रबर से दो पेंडुलम को अटैच करते हैं, दो पेंडुलम को अटैच करती है। अगर एक पेंडुलम, मान लो कि इस वाले पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस करा और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये दूसरा पेंडुलम भी इनके वजह से वाइब्रेट करने लगता है, तो ये केस आपका रेजोनेंट वाइब्रेशन का ही होता है। उसी प्रकार से आपको रेजोनेंस इन मशीन पार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। मशीन पार्ट में रेजोनेंस से क्या हो जाता है कि जैसे आपको अगर एक एग्जांपल बताएं तो आपने कभी देखा होगा कि टायर वगैरह बबलिंग करने लगता है और बबलिंग करने के कुछ समय बाद वो टायर बाहर निकल जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है ना कि जब टायर पहले हल्का हल्का बबलिंग कर रहा है, एक समय ऐसा आता है ना कि जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होता है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम हो जाता है। जैसे ही सेम हुआ ना तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम हो जाएगा ना तो उसके में टायर और ज़्यादा बबलिंग करने लगता है, और ज़्यादा बबलिंग करने लगता है, इतना ज़्यादा बबलिंग करने लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो आपका इंटरनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है और उसके इसमें टायर बाहर निकल जाएगा, समझे कि नहीं। तो रेजोनेंस इन मशीन पार्ट वगैरह भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा ना कि जैसे कोई आर्मी वगैरह होता है तो आर्मी वगैरह को जो सस्पेंशन ब्रिज वगैरह होता है, सस्पेंशन ब्रिज का मतलब ये होता है कि ब्रिज जो ऊपर नीचे कर रहा हो, समझे कि नहीं, उस ब्रिज पे एक साथ चलने के लिए नहीं दिया जाता है, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नहीं दिया जाता है। तो वो आपका ब्रिज वाला हो गया रेजोनेंस इन ब्रिज वाला केस हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि मान लो ब्रिज नीचे की तरफ जा रहा है और सारे आर्मी का पैर भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, समझे कि नहीं, जितना भी आर्मी ऑफिसर वगैरह है तो सबका पैर भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया किसका, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, जो कि ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर मैच कर गया ना तो उसके इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया इसका मतलब कि वो जो सस्पेंशन ब्रिज है ना और ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड से, यानी कि अब ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऊपर नीचे होना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा एम्पलीट्यूड से। और एक समय ऐसा आएगा ना कि अगर वो लोड नहीं सह पाया तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, समझे कि नहीं। तो ब्रिज के केस में भी रेजोनेंस देखने को मिलता है और इसीलिए ट्रूप वगैरह जो होता है, जो आर्मी वगैरह होता है, उनको एक साथ वहाँ पे मार्च करने के लिए नहीं दिया जाता है, सस्पेंशन ब्रिज पे खास करके। अगर ब्रिज फिक्स है, सस्पेंशन ब्रिज नहीं है तो वहाँ पे मार्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सस्पेंशन ब्रिज है तो वहाँ पे एक साथ सारे आर्मी वगैरह, ट्रूप वगैरह को, सोल्जर वगैरह को एक साथ स्टेप्स मिलाने के लिए नहीं दिया जाता है, स्टेप्स को तोड़ के बोलता है चलते रहना है। और देखें तो रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स, तो रेडियो टीवी रिसीवर्स में भी रेजोनेंस वगैरह देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह हो गया जो कि रेजोनेंस से रिलेटेड था। अगर आप इतना भी याद रख लो ना तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर सेक्शन बी आपका ख़त्म हो गया, चलेंगे आगे सेक्शन सी में। अगर इस सेक्शन बी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक्चुअली यार PDF वगैरह लिखा हुआ रहता है, थोड़ा हमें भी दिक्कत होता है समझाने वगैरह में, पर ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर सेक्शन सी को देखते हैं। और सेक्शन सी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर, थोड़ा इनको यहाँ पर देखना है। देखो, अगर किन्हीं दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है, दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। पहला है लाउडनेस, दूसरा क्या है तो पिच या फिर इन्हीं को श्रिलनेस भी बोलते हैं, और तीसरा क्वालिटी या फिर टिम्बर। यह साउंड का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। और अगर हमें किन्हीं दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। लेकिन इनको जानने से पहले यहाँ पर देखो एक डिवाइस आपको दिख रहा होगा, इस डिवाइस का नाम है CRO। CRO का फुल फॉर्म हो जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और इस डिवाइस में अगर देखें तो देखो यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, यानी कि अगर आप कुछ बोलोगे ना
तो इस डिवाइस का जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, समझे कि नहीं। तो जो भी आप बोलोगे, जैसे कि दो साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है तो दोनों का आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा और दोनों का यहाँ पे ग्राफ वगैरह बनेगा। तो आप ग्राफ देख के भी दोनों का आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि दोनों साउंड में लाउडनेस किन का है, या फिर किन का पिच कम या ये ज़्यादा है, या फिर क्वालिटी किन का बढ़िया है। तो ये सब आप देख सकते हो CRO डिवाइस का स्क्रीन पे जो ग्राफ वगैरह बनेगा। यानी कि CRO डिवाइस में ग्राफ वगैरह बनता है और ग्राफ वगैरह को देख कर ही हम साउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझे कि नहीं। वहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनता है, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ जानना नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, ये जानने वाला चीज़ है। सबसे पहले लाउडनेस को देखेंगे, फिर इंटेंसिटी को देखेंगे। देखो लाउडनेस क्या हो जाता है, तो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडनेस एक ऐसा गुण है बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए फेंट वन बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि लाउडनेस एक ऐसा गुण है जिनके वजह से हम किन्हीं दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाहे उन दोनों साउंड का पिच सेम ही हो या फिर उन दोनों साउंड का क्वालिटी सेम ही हो। यानी कि पिच सेम हो जाए, क्वालिटी सेम ही हो जाए, फिर भी हम उन दो साउंड को लाउडनेस देखकर हम बता सकते हैं कि किस साउंड में ज़्यादा आवाज़ है। लाउडनेस का मतलब किस साउंड में ज़्यादा आवाज़ है या फिर किस साउंड में कम आवाज़ है। तो ये आपका लाउडनेस वाला हो गया। यहाँ पे देखो आपको ग्राफ वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर इन दोनों ग्राफ को देखें तो ये वाला आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है इस ग्राफ के लिए, और यहाँ पर देखो ये वाला ग्राफ के लिए ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया। अगर इनको A1 कर दें तो इनको A2 कर देते हैं। आपको ये देखने में लग रहा होगा ना कि ये वाला ज़्यादा है, देख के भी पता चल रहा होगा। यानी कि A1 जो है ना वो ज़्यादा है किससे, A2 से। एम्पलीट्यूड दूसरे वाले ग्राफ का ज़्यादा है किससे, तो पहले वाले ग्राफ से। और ये जो लाउडनेस होता है, ये जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, यानी कि लाउडनेस जो होगा, लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका लाउडनेस भी ज़्यादा रहता है, यानी कि उनमें आवाज़ ज़्यादा है। यहाँ पे देखें तो दूसरे वाला जो ग्राफ बना हुआ है, दूसरा वाला जो ग्राफ है ये वाला लाउड नोट है, यानी कि इसमें आवाज़ ज़्यादा होगा। और ऊपर में जो ग्राफ बना हुआ दिख रहा है इनमें सॉफ्ट नोट है, यानी कि ऊपर वाले ग्राफ में थोड़ा आवाज़ कम है दूसरे के मुकाबले। तो लाउड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये पीछे मैंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड पे आपका लाउडनेस डिपेंड करेगा। लाउड साउंड्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द वेव ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड, यानी कि जिसमें एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उनका साउंड भी कैसा होगा, लाउड होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये रिलेशन याद रखना कि एल जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। अभी आगे में और भी डिपेंड हो रहा है, देखना है तो टेंशन नहीं लेना है, समझे कि नहीं। चलो अगला हो जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये वाला टर्म थोड़ा समझने वाला है, ये वाला टर्म थोड़ा समझने वाला है। देखो इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। यहाँ पे देखो कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो इनको ऐसे समझो, इंटेंसिटी है क्या, तो इंटेंसिटी को क्या बोले, अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है इंटेंसिटी। ये क्या है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसेस पर सेकेंड, क्रॉसेस पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड, थ्रू यूनिट एरिया, थ्रू यूनिट एरिया। क्या मतलब हो गया, इंटेंसिटी किनको बोलेंगे, तो यूनिट एरिया से। यूनिट का मतलब क्या हो गया, एक। यूनिट का मतलब क्या हो जाता है, एक, समझे कि नहीं। वन एरिया से, यूनिट एरिया से एक सेकेंड में टोटल कितना साउंड एनर्जी क्रॉस कर रहा है, वो भी नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री का कोण बना के उस एरिया से। तो वही अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। फिर से बता देते हैं, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से पर सेकेंड कितना टोटल साउंड एनर्जी क्रॉस कर रहा है, उसी अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेके समझें, इनको एग्जांपल लेके समझें, जैसे यहाँ पे एक एरिया बना लेते हैं, समझे कि नहीं। देखो ये वाला क्या हो गया, तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला क्या हो गया, एरिया। चलो अपने मन से कुछ डाटा ले लेते हैं कि चलो बोल देते हैं ये 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे बोल देते हैं ना कि 2 सेकेंड में इस पूरे एरिया से नॉर्मली 10 जूल एनर्जी क्रॉस कर रहा है। क्योंकि एनर्जी है
तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, यहाँ भी जूल लेके चलेंगे। 2 सेकेंड में कितना बोले 10 जूल एनर्जी क्रॉस कर रहा है इस पूरे एरिया से, यानी 10 मीटर स्क्वायर के एरिया से। हमें क्या देखना है यहाँ पे, तो 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से कितना क्रॉस करता है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ना कि 1 सेकेंड में टोटल एरिया से कितना क्रॉस कर रहा है। तो 1 सेकेंड में टोटल एरिया से 2 सेकेंड में 10 कर रहा है, यानी 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 5 जूल एनर्जी क्रॉस करेगा। 1 सेकेंड में कितना करेगा, 5 जूल एनर्जी क्रॉस करेगा इस पूरे एरिया से। लेकिन हमें देखना है यूनिट एरिया से, समझे कि नहीं। यूनिट एरिया का मतलब यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में देखेंगे कितना एनर्जी क्रॉस करता है। देखो 10 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, तो 5 जूल एनर्जी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाओ। तो 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ तो 1 सेकेंड में ही देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इधर 5 जूल है, बाय क्या कर देंगे 10 कर देंगे, डिवाइड करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 जूल हो जाएगा। 0.5 जूल यानी कि 1 मीटर स्क्वायर से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, 0.5 जूल एनर्जी क्रॉस कर रहा है पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, तो 0.5 जूल एनर्जी क्रॉस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिए हुए थे इसके लिए इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इनका यूनिट क्या हो जाता है, तो यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। कैसे यूनिट निकालेंगे, तो अगर फॉर्मूला इनका लिखेंगे ना, तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला लिखना हो, यहाँ पे दिया हुआ वैसे नहीं है, वहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हो आप, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे ऊपर में देखो क्या आया है, तो एनर्जी आया हुआ है, यानी कि ऊपर में एनर्जी रहेगा। कितना टोटल एनर्जी क्रॉस कर रहा है पूरे एरिया से। इनको डिवाइड कर देंगे किससे, तो नीचे में देखो टोटल एरिया से यहाँ पे 10 से डिवाइड करे हुए थे, 10 मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, समझे कि नहीं। यानी कि टोटल एरिया से यहाँ पे डिवाइड करो, ए लिखो। और चूँकि 1 सेकेंड में देखना है, तो नीचे में टाइम भी लेंगे। नीचे में क्या लेंगे, तो टाइम भी लेंगे, समझे कि नहीं। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखो वैसे ये चीज़ जानना नहीं, यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो। देखो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का जूल हो जाता है, जूल बाय एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। देखो जूल पर सेकेंड कोई क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड कोई वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से करेंगे तो जूल पर सेकेंड आपका वाट बन गया, यानी कि ऊपर में तो वाट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट किनका, इंटेंसिटी का। देखो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी साउंड इज नियरली 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर ऑर्डिनरी साउंड है तो इनका इंटेंसिटी लगभग कितना रहता है, 10⁻⁻6 रहता है। वाइल मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि ऑडिबल है हमारे कानों तक, जो हमारे कानों को सुनाई दे सके, उनका इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, कम से कम तो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर कोई साउंड ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर रहा है अपने साथ, यानी कि उस साउंड में अगर ज़्यादा एनर्जी है, तो उस केस में उस साउंड का इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं। क्योंकि इंटेंसिटी है क्या, तो इंटेंसिटी तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी ही है ना। जब किसी साउंड में ज़्यादा एनर्जी होगा, तो आप खुद सोच सकते हो कि उनका इंटेंसिटी भी ज़्यादा होने वाला है। अब बात आता है कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला क्या हो जाएगा, तो जो लोडनेस जिस पे डिपेंड कर रहा था ना, इंटेंसिटी उस पर करेगा। देखो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि इंटेंसिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ये पहला हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड कर जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि इंटेंसिटी जो होगा ये फिर से डिपेंड करेगा किस पे, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर पे, यानी कि एफ स्क्वायर। ठीक है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तो तीसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ एयर पे। ये एक याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरा डेंसिटी ऑफ स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, ये तो इंटेंसिटी का थोड़ा समझ लिया कि इंटेंसिटी है क्या। तो इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है जो कि
पर सेकेंड किसी यूनिट एरिया से क्रॉस करता है। अब थोड़ा फिर से लाउडनेस के बारे में जानना है। देखो, लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा? लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा? पहला किस पे हो जाएगा? तो पहला इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। लाउडनेस जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा, जिस साउंड में ज़्यादा इंटेंसिटी होगा यानी कि उस साउंड में लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब कि एनर्जी उस साउंड में ज़्यादा है। अगर उस साउंड में एनर्जी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उस साउंड का लाउडनेस भी ज़्यादा होने वाला है। चलिए ठीक है, पहला किस पे डिपेंड करा, यहाँ पे लिख देते हैं लाउडनेस एल लिखते हैं। तो एल तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? तो एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है ना। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? तो दूसरा डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उनका ईयर्स का सेंसिटिविटी कैसा है, उनका ईयर्स का सेंसिटिविटी कैसा है। यानी कि दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? तो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। अब मान लो कि साउंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, साउंड का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लाउडनेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो कोई बहरा पर्सन है, वो सुन नहीं सकता है, तो उनको तो सुनाई ही नहीं देने वाला है ना, समझे कि नहीं। तो वो कैसे पता लगेगा कि साउंड में कितना लाउडनेस है, नहीं है? तो सेंसिटिविटी तो होना चाहिए ना ईयर्स में। तो दूसरा उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो सुनने वाला है उनके ईयर्स का सेंसिटिविटी कैसा है। अगर बढ़िया सेंसिटिविटी है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है सेंसिटिविटी यानी कि बहरा अगर कोई इंसान है तो उनका लाउडनेस किसी भी साउंड का कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, उनको कोई चीज़ सुनाई ही नहीं देने वाला है, समझे कि नहीं। चलो आगे यहाँ पर आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ ए साउंड। अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है किसको? तो लाउडनेस ऑफ साउंड को। लाउडनेस ऑफ साउंड को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? पहला कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा? लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि पहला हो जाएगा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जो कि इंटेंसिटी के केस में देखे थे। जैसा इंटेंसिटी का देखे थे ना, वैसा ही लाउडनेस भी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, समझे कि नहीं। यहाँ पे आई का देखे थे अभी जस्ट नीचे में, आई का देखे थे ना कि आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। उसी प्रकार से यहाँ लाउडनेस भी हो गया, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, समझे कि नहीं। दूसरा कहता है ना कि लाउडनेस जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किनका? तो डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। अब इनका क्या मतलब हो गया? इनका मतलब ये हो गया कि जहाँ से आवाज़ निकल रहा है, जहाँ से आवाज़ निकल रहा है और जिनको सुनना है, यानी कि एक तो लिसनर हो गया और एक सोर्स हो गया। तो लिसनर और सोर्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस केस में लाउडनेस भी घटेगा, तभी तो इन्वर्सली है। किनका इन्वर्सली? तो डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली है। यानी कि अगर डिस्टेंस मान लो कि 2 मीटर बढ़ता है, 2 मीटर अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ता है, तो उस केस में लाउडनेस जो होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और यहाँ पे देखो एल जो था एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली था, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का वो भी, यानी कि यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ता है तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना लाउडनेस बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं। तो लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली होता है। वही अगर डिस्टेंस के केस में देखेंगे तो लाउडनेस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली है। यानी कि डिस्टेंस से अगर 2 गुना बढ़े तो उस केस में लाउडनेस जो होगा 4 गुना कम हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच के देख सकते हो कि जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ेगा ना तो आवाज़ कम सुनाई देता है, समझे कि नहीं। जितना सोर्स से लिसनर का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मान लो कि हम जहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, और मेरे से कोई 100-200 मीटर की दूरी पे कोई बंदा है, तो उनको हो सकता है कि सुनाई ना दे, लेकिन हम जहाँ पे है अभी अगर उसी रूम में कोई और बंदा है तो उनको सुनाई देगा ना, समझे कि नहीं। यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो उस केस में लाउडनेस घटेगा, यानी कि सुनाई नहीं देगा। और वो भी कैसे डिपेंड करता है? तो ये याद रखना है कि एल जो होता है वो इन्वर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर होता है, और जो दूसरा जो था यहाँ पे लाउडनेस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का डायरेक्टली था। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तो तीसरा डिपेंड करता है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तीसरा जो लाउडनेस होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, उनका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, उसका अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यानी उस साउंड में लाउडनेस भी ज़्यादा होगा।
अगर जो साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, उनका सरफेस एरिया कम है, उस केस में लाउडनेस भी कम होगा। यानी कि एल जो होता है वो सरफेस एरिया का डायरेक्टली ही होता है, समझे कि नहीं। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगा। तो ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर हो जाता है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। देखो लाउडनेस जो होगा वो मीडियम का डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई पार्टिकल्स कितना एक दूसरे के क्लोज है, उस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अगर एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज रहेगा, बहुत ज़्यादा क्लोज है मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत दूर दूर है पार्टिकल से यानी कि डेंसिटी कम है उस मीडियम का, समझे कि नहीं। और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, यानी कि एल जो होता है वो डेंसिटी का डायरेक्टली होगा। अगर उस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी कम है तो लाउडनेस भी कम होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि देखो वहाँ पे तो एनर्जी ट्रांसफ़र होना है ना, जो भी साउंड एनर्जी होता है वो ट्रांसफ़र होना है। अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होगा उस मीडियम में, तो एनर्जी को अच्छे तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर पाएगा। वही अगर डेंसिटी कम रहेगा यानी कि पार्टिकल से बहुत दूर दूर है एक दूसरे के, बहुत दूर दूर इस प्रकार से बहुत दूर है एक दूसरे से, इस केस में एनर्जी को अच्छे तरह से आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो जब आगे की तरफ एनर्जी अच्छे तरीके से फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा तो उस केस में लाउडनेस कम होगा उस साउंड का, समझे कि नहीं। तो लाउडनेस जो होगा वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है उस मीडियम का तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, और अगर डेंसिटी कम है तो लाउडनेस भी कम होगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड साउंड लेवल। देखो यूनिट ऑफ लाउडनेस जो होता है वो फोन होता है, वही दूसरी तरफ जो लेवल ऑफ साउंड होता है, लेवल ऑफ साउंड को एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल में, जिसको कि शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। जैसे अगर आपने आईपीएल वगैरह देखा होगा तो आईपीएल में आपने देखा होगा कि 120 डीबी हो गया, ये 125 डेसिबल हो गया, तो वहाँ पे वो लेवल ऑफ साउंड को बता रहा है, ना कि वो लाउडनेस को बता रहा है। क्योंकि लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, फोन होता है। वहाँ पे फोन में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर डेसिबल में आ रहा है तो वो लेवल ऑफ साउंड को बता रहा है, वो लाउडनेस को नहीं बता रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, समझे कि नहीं। ये याद रखना कि यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होता है, फोन होता है। हाँ, लेवल ऑफ साउंड को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, डेसिबल में। ज़्यादा देखो इसमें और समझना नहीं है, बस ये काफ़ी होता है। और 11th में जाके आगे पढ़ोगे भी तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो दूसरा यहाँ पर क्या जानना है, पिच और स्ट्रेनलेस एंड फ्रीक्वेंसी। देखो पिच क्या बताता है, तो पिच बताता है कि कोई भी साउंड कितना मोटा है या फिर कितना पतला है। यहाँ पर मान लो कि दो साउंड है और दोनों साउंड का मान लो कि एम्पलीट्यूड सेम हो जाता है और क्वालिटी भी सेम हो जाता है। उस केस में उन दोनों साउंड को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पिच की मदद से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पिच की मदद से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और पिच बताता है कि वो दोनों साउंड में से कौन सा साउंड फ्लैट होगा या फिर श्रिल होगा। फ्लैट का मतलब क्या हो गया, हल्का साउंड मोटा होगा, और श्रिल का मतलब क्या हो गया, हल्का साउंड पतला होगा। तो यहाँ पर पिच हमें क्या बताता है कि उन दोनों साउंड में से कौन सा साउंड फ्लैट होगा या फिर कौन सा साउंड श्रिल नोट का होगा, समझे कि नहीं। पिच किसकी मदद से बताता है, तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। पिच आपका डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी कि उनका पिच भी ज़्यादा होगा। अगर पिच ज़्यादा हो गया तो याद रखना कि साउंड कैसा होता है, श्रिल साउंड होता है। कैसा होता है, श्रिल साउंड। तो यहाँ पर याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है का मतलब पिच भी ज़्यादा है। पिच अगर ज़्यादा है तो साउंड कैसा होगा, श्रिल साउंड होगा। श्रिल का मतलब हल्का साउंड पतला होगा, समझे कि नहीं। दूसरा हो जाता है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो पिच भी उस केस में कम होगा। अगर पिच कम हो गया तो उस केस में साउंड कैसा होता है, ग्रैब साउंड होता है। साउंड कैसा होता है, ग्रैब साउंड होता है। ग्रैब या फिर फ्लैट साउंड भी इसी को बोलते हैं, फ्लैट साउंड। फ्लैट साउंड का मतलब साउंड जो होगा ना, इस केस में हल्का मोटा साउंड होगा, समझे कि नहीं। देखो यहाँ पर दो साउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई पिच नोट, और यहाँ पे क्या है, लो पिच नोट है। देखो ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, देखो ये वाला लाइन है और इसी लाइन से कंपेयर करना है। थोड़ा नीचे की तरफ भी लेके जाओ, नीचे की तरफ भी लेके जाओ। अगर ऊपर वाले ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जाके एक पूरा कंप्लीट सर्किल बनेगा। अगर इस जगह इनको मोड़ देंगे ना तो ये पूरा जैसे कंप्लीट सर्किल बन गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1f हो गया, 1 फ्रीक्वेंसी हो गया, समझे कि नहीं, ऊपर वाला ग्राफ में। अगर नीचे वाले में देखें ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 2 हो गया।
यानी कि सेम टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं, सेम टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं, लेकिन नीचे में फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, 2f हो रहा है, यानी कि नीचे वाला का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब पिच भी नीचे वाले का ज़्यादा है। अगर पिच ज़्यादा है तो उस केस में साउंड कैसा होगा, श्रिल साउंड होगा। ऊपर में यहाँ पे देखें तो चूँकि फ्रीक्वेंसी 1f था, समझे कि नहीं, 1 फ्रीक्वेंसी था। इस केस में फ्रीक्वेंसी कम है दूसरे वाले से, नीचे वाले से, यानी कि इनका पिच भी कम होगा। अगर पिच कम है तो उस केस में साउंड कैसा होता है, तो ग्रैब साउंड होता है। कैसा होता है, ग्रैब साउंड होता है, समझे कि नहीं। देखो तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा क्वालिटी और टिम्बर एंड वेव फॉर्म। देखो क्वालिटी क्या कहता है, क्वालिटी ऑफ ए साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विशेस द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो क्वालिटी कहता है ना कि मान लो 2 साउंड है और उन दोनों साउंड का लाउडनेस सेम हो जाए और दोनों साउंड का पिच भी सेम हो गया। लाउडनेस देखो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था और पिच जो था वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। तो दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाए, तो उस केस में उन दोनों साउंड को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम क्वालिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, क्वालिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वालिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी जो होता है वो डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। दोनों साउंड का जो वेव फॉर्म होगा वो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 2 ग्राफ दिख रहा होगा, और अगर दोनों ग्राफ को देखोगे तो ऊपर वाला ग्राफ को देखो और नीचे वाले ग्राफ को देखो, दोनों ग्राफ आपको अलग अलग नज़र आ रहा होगा। ऊपर वाला ग्राफ जो है वो आपका साइन के फॉर्म में है और नीचे वाला ग्राफ देखेंगे तो ट्रायंगुलर के फॉर्म में। दोनों का यहाँ पर ग्राफ अलग अलग है, यानी कि दोनों साउंड का जो क्वालिटी होगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे कि आप किसी एक लोहा का बर्तन वगैरह को बजा रहे हो, समझे कि नहीं, दूसरा किसी ढोल वगैरह को बजा रहे हो, तो दोनों का जो ग्राफ वगैरह बनेगा ना वो अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ग्राफ देख के, उनका ग्राफ वगैरह देख के, वेव फॉर्म को देख के हम किसी भी साउंड का क्वालिटी वगैरह का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक चीज़ और समझो, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, हम जैसे बोल रहे हैं, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा ना तो वो ऊपर वाला जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना साइन के फॉर्म में, ये वाला जो ग्राफ है इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, समझे कि नहीं। लेकिन जो म्यूजिकल नोट वगैरह होता है, म्यूजिकल नोट जैसे गाना वगैरह होता है, म्यूजिक वगैरह होता है, उनका जो ग्राफ बनता है ना वो ऊपर में जैसे साइन का ग्राफ है, इनको साइन का ग्राफ बोलते हैं। साइन कॉस टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, तो साइन का ग्राफ इसी प्रकार से बनता है। तो ये वाला साइन की तरह ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क का ग्राफ वगैरह दिखाया हुआ है जो कि साइन के फॉर्म में। हम भी बोलेंगे तो मेरा भी ग्राफ साइन वगैरह के फॉर्म में आएगा। लेकिन जो म्यूजिकल नोट वगैरह होता है, जो म्यूजिकल नोट वगैरह होता है उनका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो यहाँ पर एक ही एम्पलीट्यूड वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे वाले में देखेंगे ना तो देखो एक तो ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया, एक ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो एक और ये वाला छोटा वाला एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे देखो 2 अलग अलग एम्पलीट्यूड बन रहा है, यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी बनता है। इस वाले को ना, इस वाले को बोलते हैं प्रिंसिपल वाइब्रेशन, समझे कि नहीं। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला जो ये वाला है ना वेव, इस वाले को बोलते हैं सब्सिडरी वाइब्रेशन। देखो यहाँ पे आपका दे रखा है, एक दे रखा है आपका प्रिंसिपल वाइब्रेशन और दूसरा क्या दे रखा है, तो सब्सिडरी वाइब्रेशन, या फिर इसी को सेकेंडरी वाइब्रेशन भी बोलते हैं। तो म्यूजिकल नोट वगैरह जो होता है उनमें प्रिंसिपल वाइब्रेशन और सेकेंडरी वाइब्रेशन दोनों एक साथ रहता है। इसीलिए जो म्यूजिकल नोट वगैरह होता है उनका जो ग्राफ होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो याद रखना कि जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड होता है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड, ऐसे क्वालिटी ऑफ साउंड सिंपली अगर बोल देंगे तो वो वेव फॉर्म पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उस केस में जो वेव बनेगा तो वो यहाँ पे ऊपर में जो देखे इस प्रकार से सिंपल वेव वगैरह बनेगा। लेकिन जो म्यूजिकल साउंड होता है ना उनका कम्प्लेक्स वेव बनता है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल वाइब्रेशन और सब्सिडरी वाइब्रेशन दोनों रहता है, समझे कि नहीं। इनके बारे में वैसे ज़्यादा जानना नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो कि जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सब्सिडरी नोट्स एंड देयर रिलेटिव एम्पलीट्यूड, यानी कि प्रिंसिपल वाइब्रेशन और सब्सिडरी वाइब्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है किसी भी म्यूजिकल साउंड का क्वालिटी कैसा होगा। बस इतना ही यहाँ पर जानना था। चलो आगे में यहाँ पे म्यूजिक एंड नॉइज को समझना है थोड़ा। म्यूजिक किसको बोलेंगे और नॉइज किसको बोलेंगे। जितने भी साउंड वगैरह होते हैं, समझे कि नहीं, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को म्यूजिक बोलते हैं, दूसरा को नॉइज बोलते हैं। म्यूजिक जो कि सुनने में अच्छा लगता है, नॉइज जो कि सुनने में ख़राब लगता है। देखो म्यूजिक का मतलब क्या, इट इज़ ए प्रेजेंट होगा, यानी कि अच्छा लगेगा सुनने में, कंटिन्यूस ग्राफ वगैरह बनेगा, ग्राफ कहीं बीच में कट नहीं होगा, एंड यूनिफॉर्म साउंड का होगा, यानी कि जो जब सुनोगे ना तो सुनने में मज़ा भी आएगा, यूनिफॉर्म एक जैसा सुनने में लगेगा, बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन, समझे कि नहीं। जो म्यूजिक होगा वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूस होता है, एंड यूनिफॉर्म साउंड होता है। जैसे कि वायोलिन वगैरह से निकल रहा है, पियानो से आवाज़ निकल रहा है, फ्लूट से निकल रहा है, ट्यूनिंग फोर्क से निकल रहा है,
तो इन सब का आवाज़ वगैरह सुनने में बढ़िया लगता है। तो ये सब म्यूजिकल साउंड है। और जो म्यूजिकल साउंड होता है उनका साउंड का जो लेवल होता है, साउंड लेवल जो होता है वो 10 dB से लेकर 30 dB के बीच में होता है। जो म्यूजिक होता है उनका साउंड लेवल याद रखना है कि 10 dB से 30 dB के बीच में होता है। वही दूसरी तरफ अगर न्यू नॉइज़ का देखेंगे तो नॉइज़ क्या होता है, इट इज ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन इरेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड इज यूजुअली डिसकंटिन्यूस साउंड। देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर ये प्लीजेंट है ना तो ये अनप्लीजेंट होगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ये अगर कंटिन्यूस है तो नीचे वाला कंटिन्यूस नहीं होगा, इरेगुलर साउंड होगा, समझे कि नहीं, इरेगुलर होगा। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म साउंड बोले थे, और नॉइज जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो ये आपका नॉइज हो जाएगा। और नॉइज का जो साउंड लेवल होता है वो 120 dB से ऊपर रहना चाहिए। अगर साउंड का लेवल 120 dB से ऊपर है तो उस केस में वो नॉइज हो जाता है। नीचे में देखो 2 ग्राफ दिख रहा होगा, ए में आपका म्यूजिक दे रखा है और बी में देखो नॉइज दे रखा है। अगर ऊपर वाले को देखें तो ये कैसा है, तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ भी है, यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस स्टार्टिंग में तो चलते जा रहा है, साथ ही साथ ये रेगुलर भी है, रेगुलर भी है, समझे कि नहीं, कहीं पे बीच में कट नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही नीचे को देखें तो नीचे में देखो ग्राफ पे कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है, ये तो इरेगुलर ग्राफ है, इरेगुलर है, कोई पैटर्न नहीं नज़र नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखो ग्राफ इस प्रकार से मुड़ गया है, यहाँ पे देखो तो फिर ऐसे सीधा हो गया है, फिर यहाँ पे मुड़ा है, फिर नीचे आके यहाँ पे ऐसे मुड़ गया है। मतलब कोई इस ग्राफ में पैटर्न नहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये कोई पैटर्न नज़र नहीं आया, इरेगुलर ग्राफ हो गया। ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये वाला दूसरा जो ग्राफ है आपका नॉइज का ग्राफ है, और ऊपर वाला जो रेगुलर ग्राफ है ये आपका म्यूजिक का ग्राफ है। चलिए आगे में यहाँ पे देखें तो कंपैरिजन बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइज, म्यूजिक और नॉइज के बीच में थोड़ा कंपैरिजन दिया हुआ है कि म्यूजिक और नॉइज में क्या डिफरेंस हो रहा होगा, ये भी समझ सकते हैं आप। देखो म्यूजिक जो होगा वो रेगुलर होगा, स्मूथ होगा, प्लीजेंट टू द ईयर्स, सुनने में अच्छा भी लगेगा। दूसरी तरफ अगर नॉइज को देखेंगे तो ये हार्श होगा, डिस्कॉर्डेंट होगा और अनप्लीजेंट टू द ईयर्स, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। वही नॉइज का देखेंगे तो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन विच आर पीरियोडिक, जो म्यूजिक प्रोड्यूस होता है वो पीरियोडिक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, वही जो नॉइज प्रोड्यूस होता है वो पीरियोडिक वाइब्रेशन से प्रोड्यूस नहीं होगा, इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है ना, इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म वाइब्रेशन से नॉइज आपका प्रोड्यूस होगा। तीसरा अगर देखें तो ऑल द कंपोनेंट वेव्स आर सिमिलर विदाउट एनी सडन चेंज इन देयर वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। आपका जो म्यूजिक का ग्राफ बनता है इस केस में जितना भी आपका वहाँ पर ग्राफ वगैरह, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जैसे ऊपर वाले का देखो, इनका जो भी एम्पलीट्यूड है इनका भी वही एम्पलीट्यूड है, इनका भी वही एम्पलीट्यूड है, इनका भी वही है, इनका भी वही है, सबका देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड यही है, समझे कि नहीं, और फ्रिक्वेंसी भी सबका सेम है। लेकिन जो नॉइज वगैरह होता है उनका जो वेव फॉर्म होता है वो वेव फॉर्म एक जैसा नहीं होता है, सडनली आपको चेंज नज़र आएगा, इरेगुलर तरीके से नज़र आएगा, कोई पैटर्न नहीं उसमें नज़र नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जो नॉइज का ग्राफ होता है उसमें कोई आपको पैटर्न नज़र नहीं आने वाला है। लेकिन जो म्यूजिक है, म्यूजिक का जो ग्राफ होता है उनका रेगुलर ग्राफ होता है, आपको उनमें पैटर्न नज़र आएगा, सिमिलर होगा, जितना भी वहाँ पर आपका वेव वगैरह बन रहा है वो सिमिलर होगा, समझे कि नहीं, सबका वेव लेंथ एक जैसा होगा, एम्पलीट्यूड सबका एक जैसा होगा। तो ये आपका म्यूजिक के केस में हो जाता है। दूसरी तरफ और देखें जो साउंड लेवल होता है म्यूजिक का वो 10 dB से लेकर 30 dB के बीच में होगा, और वही जो नॉइज होता है इनका साउंड लेवल हाई होता है, करीब 120 डेसिबल से ज़्यादा का इनका साउंड लेवल रहता है। पांचवा डिफरेंस देखें तो वेव फॉर्म रेगुलर होगा, ये तो आपको बताया ही, और जो नॉइज होता है इनका वेव फॉर्म क्या होता है, इरेगुलर होता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो म्यूजिक ही होता है। और दूसरी तरफ इनका देखें तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से प्रोड्यूस हो रहा है, रोड रोलर है, इंडस्ट्रियल मशीन वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका नॉइज हो जाता है। चलिए यहाँ पर आपका साउंड चैप्टर खत्म हो गया, और इसी के साथ ही ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखेंगे। और अगर इस चैप्टर में कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़िया, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।